Sir, waiting for you since 6 p.m. Waiting for you since 6 p.m. हाय एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का इंजीनियर्स करियर पॉइंट और यूरोपीडिया के प्लेटफॉर्म पे। हमारा जो सेशन था थोड़ा वो हमने डिले किया है क्योंकि हमारा एक और यहाँ पे यूट्यूब लाइव क्लास चल रहा था, तो सॉरी फॉर दैट। आज बच्चे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का एक असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम हुआ है, तो जिन जिन बच्चों ने ये पेपर दिया है तो उनको पेपर का थोड़ा आइडिया हुआ होगा, ऑल्दो इसके बाद सब्जेक्टिव एग्जाम भी होने वाला है। तो पेपर बहुत ही आसान था। जब भी मैं कुछ ऐसा बोलता हूँ ना पेपर आसान होता है, उसकी कट ऑफ भी यहाँ पे हाई जाती है ऑनेस्टली स्पीकिंग। और अभी जब तक मैंने यहाँ पे कट ऑफ बताई है बच्चे, अभी जो लगभग मोर देन 90% हमारा जो यूरोपीडिया का कैलकुलेशन होता है वो सही बैठा हुआ है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे। ये सीरीज सी का क्वेश्चन पेपर मेरे पास है। ये सीरीज सी का क्वेश्चन पेपर है। जिन जिन बच्चों ने पेपर दिया है वो एनालाइज करना कि उन्होंने क्या आंसर फ्रेम किए, और जिन बच्चों ने पेपर नहीं दिया वो अपना प्रेपरेशन चेक करो। तो चाहे आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रेपरेशन कर रहे हो, चाहे आप हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रेपरेशन कर रहे हो, सीधे बच्चे एचपीपीएससी के 2015, 16, 17 के क्वेश्चन उठ के आए हैं डायरेक्टली, 15, 16 के मोस्टली, ठीक है। और चाहे आप हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का तो एग्जाम ही है, अभी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का जो अभी पोस्ट भी यहाँ पे बढ़ा है उसका भी हमारा मॉड्यूल चला है। तो जो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं दे कैन ज्वाइन विद द यूरोपीडिया, ओके। एंड हमारा ऑफलाइन बैच भी चला हुआ है चंडीगढ़ सेंटर के अंदर, ओके, इंजीनियर करियर पॉइंट के नाम से। चलो बच्चे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए। पहला क्वेश्चन हो रहा है कि प्लेट लोड टेस्ट वाज कंडक्टेड ऑन अ सोक्ड सबग्रेड ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। और बच्चे जब भी मैं आपको क्लास के अंदर चीजें बताता था ना, मैं क्लियरली बोलता था कि अगर वो क्वेश्चन में लिखता है कि जो सॉइल सैंपल लिया हुआ है वो रेनी सीजन से लिया हुआ है तो उस पर कोई भी मॉइस्चर करेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिख दिया गया कि आपने जो स्पेसिमेन लिया है वो मॉनसून सीजन से लिया है, तो कोई भी यहाँ पे मॉइस्चर करेक्शन लगाने का आपको जरूरत नहीं है। अब ये बोल रहे हैं कि हमें यहाँ पे जो प्लेट यूज किया था के वैल्यू निकालने के लिए मॉडुलस ऑफ सबग्रेड, वो 30 सेंटीमीटर आपने यहाँ पे डाया का प्लेट यूज किया, और लोड सेटलमेंट करो से आपने वो लोड का वैल्यू भी निकाल लिया जिसके कॉरस्पॉन्डिंग में आपको जो सेटलमेंट मिल रहा था स्टैंडर्ड वैल्यू 0.125 सेंटीमीटर का। तो बच्चे यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है कि K30 इंटू 30 इक्वल टू K75 इंटू 75। मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा के रखूंगा क्योंकि आपको पेपर भी ये सॉल्व करना था। तो बच्चे यहाँ पे K30 हमें निकालना था, और K क्या होता है? K तो यहाँ पे P बाई डेल्टा होता है क्या? प्रेशर बाई स्टैंडर्ड डिफॉर्मेशन, स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है? 0.125 सेंटीमीटर होती है क्या? और बच्चे यहाँ पे प्रेशर गिवन नहीं है, गौर करना, यहाँ पे आपको लोड गिवन है 1490, यहाँ पे केजी आपको लोड गिवन था, तो इसको आप डिवाइड करते हैं पाई बाई 4, और किस प्लेट से आपने निकाला है? 30 सेंटीमीटर डाया प्लेट से। आप सॉल्व मत करो, आप चीजों को एज इट इज रहने दो, जो चीजें कट रही होंगी बच्चे आपस में काट देनी आप लोगों ने। तो यहाँ पे ये मुझे के मिला, ये बच्चे मुझे यहाँ पे क्या मिला? ये मुझे के मिला। मुझे इसको भाग करना है किससे? 0.125 से, उसको 30 से मल्टीप्लाई कर लो, इक्वल टू K75 इंटू 75। तो यहाँ पे आपसे 75 सेंटीमीटर डाया प्लेट के रिस्पेक्ट में उसने मॉडुलस ऑफ सबग्रेड डायरेक्शन पूछा है। सर जो आपने स्टेट एजे की प्रिसाइज सीरीज स्टार्ट की थी उसको कंटिन्यू रखें। हाँ वो कंटिन्यू रहेगी। अच्छा देखो बच्चे, अब आईआरसी क्या बोलता है? मैं बोलता हूँ यहाँ पे बच्चे फंसे होंगे, और डेफिनेटली यहाँ पे मोर देन 70% जो जनता है वो फंसी होगी पेपर के अंदर जिन्होंने दी है, क्योंकि आईआरसी बोलता है बच्चे कि जब भी आपने 75 सेंटीमीटर डाया प्लेट के रिस्पेक्ट में के निकालना है तो जो भी आपको 30 सेंटीमीटर डाया प्लेट के रिस्पेक्ट में के गिवन होगा उसका आधा कर दो। आईआरसी गिवन डाटा है, और जबकि ये आंसर मैच ही नहीं करेगा, मैं बता देता हूँ ये आंसर मैच नहीं करेगा, और ये अप्रोक्सीमेटली 8 पॉइंट समथिंग आता है और 8.85 भी ऑप्शन में है जो आंसर नहीं है। तो जब आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मेशन जो आईआरसी के अकॉर्डिंग बच्चे ये ना लगा के आप यहाँ पे कैलकुलेशन करते हो, ये आपने सॉल्व करना था बच्चे, आपको करना पड़ेगा 1490 को आपको पाई बाई 4 इंटू 30 का स्क्वायर 4 ऊपर लेके जाओ, पाई की वैल्यू 3.142 होती है, दैट वी ऑल नो वेरी वेल। तो उसको 3.2 मान लो, तुम बढ़ जाओगे 3 मान के बच्चे आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उसको भाग भी करना है फिर 0.125 सेंटीमीटर से, तो यहाँ पे आपने 75 30 के डिनोमिनेटर में तो 0.4 आता है बच्चे को। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है चेक कर लेना, इसका आंसर बच्चे बी आ रहा है, पहले का आंसर बी आ रहा है, पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर बी है, चेक करते रहना बच्चे। देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो, मतलब ए के पेपर में इतना बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, और ये रिपीटेड क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि जो यहाँ पे BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने जो सीमेंट को क्लासिफाई किया है बेस्ड ऑन इट्स ग्रेड, तो 43 का मतलब क्या है? ओपीसी ग्रेड 43 के अंदर तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है ना वो मोटर का 28 दिन पे, ओके। सो दिस इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट मोटर इन एमपीए एट द 28 डेज। तो बच्चे यहाँ पे मेरा आंसर हो गया सी। क्या करना था इसमें? ये तो टाइम सेव हो गया, ये तो टाइम सेव हुआ और आपको एक नंबर मिला। और बच्चे यहाँ पे गौर करना, अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया और छोड़ा है उसको तो उसके भी आपके मार्क्स कट रहे हैं 1/4। तो आपको अगर नहीं आता तो आपने ई ऑप्शन फिल करना था, उसको फिल करने में भी समय लगेगा।
तो इस बार हरियाणा गवर्नमेंट ने थोड़ा सा आपसे वर्क करवाया है, जो बच्चों ने पेपर दिया है, चाहे वो अदर स्टेट के हैं, चाहे वो हरियाणा के हैं, जिन जिन बच्चों ने आज एग्जाम दिया है बच्चे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये मेरे ख्याल से ऐसा क्वेश्चन होगा जो प्रॉब्लमेटिक रहा होगा पेपर के अंदर। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप मेरे से पूछोगे ना इसका आंसर, तो मैं तो ये बोलूंगा इसका आंसर, क्योंकि ये हम जो डिस्पर्जन वाली जो स्टडी लेके चलते हैं, तो इसमें मेरा एक तरह से प्लेटून होता है जो सिग्नल के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम पे मूव कर रहा होता है। तो अगर मैं चलूंगा कि एवरेज एनुअल डेली ट्रैफिक, तो ये भी आंसर नहीं होगा इसका। मैं वो ऑप्शन फ्रेम कर रहा हूँ बच्चे जिनका मुझे पता है कि आंसर नहीं हो सकते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और यहाँ पे ट्रैफिक फ्लो डायग्राम एट इंटरसेक्शन, ये भी आंसर नहीं होगा। पार्किंग स्टडी भी इसका आंसर नहीं होगा। तो आई एम नॉट श्योर, तो मैं इस पे ना ए के साथ चलूंगा, लेकिन मैं साइन ऑफ इंटरोगेशन भी लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बी सी डी इसके आंसर नहीं है। बी सी डी इसके आंसर नहीं है, और ई तो बोल रहा है क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। अगर ये लिखता कि नन, तो मैं उसके साथ चलता। तो फिर मैं यहाँ पे चलूंगा ए के साथ। आई विल प्रोसीड विद द ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये लो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 पे बोला कि ऑन अ रोड लोकेशन ए 15 मिनट ट्रैफिक काउंट रिकॉर्डेड एज अंडर। 15 मिनट पे आपने ट्रैफिक काउंट किया और डाटा आपको गिवन है, राइट। तो 0 to 15 मिनट के इंटरवल पे जो ट्रैफिक काउंट है बच्चे, जो व्हीकल है वो 48 है, और नेक्स्ट 15 मिनट पे 30 है, और नेक्स्ट 15 मिनट पे 40, और नेक्स्ट 15 मिनट पे 25 है। अब देखो सवाल क्या कर रहा है वो, ट्रैफिक वॉल्यूम बताओ, ठीक है। वो पूछ क्या रहा है बच्चे आपसे, आपसे पूछ रहे हैं ट्रैफिक वॉल्यूम बताओ। समझे बात को। अच्छा, मेरे पास पेपर भी है, तो सेम कॉपी मेरे पास आ भी चुकी है बच्चों की साइड से। अगर बच्चे आपसे पूछ रहा होता पीक फ्लो वॉल्यूम, अगर ये पूछ रहा होता बच्चे आपसे पीक फ्लो वॉल्यूम, पीक फ्लो वॉल्यूम, तो कितना है बच्चे यहाँ पे, मैक्सिमम वैल्यू 48, और कितना ये 1 आवर का है, तो 4 into 48, फिर आंसर होता है बच्चे यहाँ पे 192, तब आंसर होता है 192। लेकिन इसने सीधा पूछा ट्रैफिक वॉल्यूम, तो सभी को ऐड कर लो, इसका आंसर आ रहा है 143। इसका आंसर है 143। अगर ये पूछता पीक फ्लो वॉल्यूम, तब आंसर होता 192, तब होता आंसर 192। चेक करते रहना बच्चे आप लोगों ने क्या किया पेपर के अंदर, और घबराओ मत। जो आसान वाले पेपर होते हैं ना, वहां पे बहुत सारे बच्चे फंसते हैं, क्योंकि सिली मिस्टेक्स भी होती हैं जल्दबाजी में। कई बार आप स्टेटमेंट को सही से रीड नहीं करते, तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। तो बढ़ते हैं आगे। अब ये लो बच्चे, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 5 ने घुमाया होगा बच्चों को, श्योर, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 ने बच्चों को घुमा दिया। देखो घुमाया क्या, ये पूछ रहा है यहाँ पे फ्रॉम द फॉलोइंग साइंस, इसमें से कौन सा वार्निंग साइन है, कौन सा वार्निंग साइन है, ये पूछ रहा है। और बच्चे वार्निंग साइन जो होते हैं ना, वो इस ट्राइंगुलर शेप के अंदर होते हैं वार्निंग साइन। तो बच्चे ये पहले मैं बात कर रहा हूँ, ये जो मेरा नो पार्किंग वाला होता है ना, एक सर्कल सा होता है यहाँ पे, और ये नो पार्किंग का कुछ ऐसा लगा होता है, नो पार्किंग, राइट। नो पार्किंग, नो पार्किंग लिखा भी होता है, नो पार्किंग लिखा होगा तो यहाँ पे आपका कलर अलग होता है। अगर यहाँ पे दो बार्स होंगे 45 डिग्री पे, तो कलर अलग होता है। तो ये तो बच्चे आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये तो आपका एक तरह से मैंडेटरी या रेगुलेटरी साइन होता है। और राइट टर्न अहेड बच्चे, ये भी गोले में ही होता है, और कुछ ऐसा जैसा बना होगा इसके अंदर। अगर आपने कभी ये देखा है, ये गोले में ही होगा, ऐसा जैसा बना होगा कुछ इसके अंदर, इसका भी कलर चेंज होता है। समझ रहे हो बात को। तो ये भी आंसर नहीं है, इसका आंसर है बच्चे हेयर पिन बेंड कर्व। लेफ्ट में जाएगा बच्चे तो लेफ्ट को शो करेगा सिंबल, राइट में जा रहा होगा तो राइट को शो करेगा। तो इसका जो बच्चे आंसर है वो सी है, पांचों का जो आंसर है वो सी है, ये ध्यान रखना, पांचों का आंसर सी है। चेक करते रहो आपने क्या टिक किया है पेपर के अंदर, क्या तुम टिक करके आए हो, और अगर तुमने बिल्कुल सही टिक किए तो ये भी देखना, और आंसर की आने पे किन किन क्वेश्चन को तुम चैलेंज कर सकते हो आंसर की के अंदर, वो भी हम देखेंगे। अभी तक आंसर की आया नहीं है बच्चे। अच्छा ये देखो क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये पीक आर फैक्टर, अरे क्या पूछ लिया इसने, पीक आर फैक्टर। तो किसका रेशियो होता है ये पीक आर फैक्टर बच्चे। पीक आर फैक्टर यहाँ पे वॉल्यूम जो हम लेके चलते हैं, आरली वॉल्यूम टू मैक्सिमम वॉल्यूम ड्यूरिंग द फ्लो होता है बच्चे। तो मैं इसका जो रेशियो बोलूंगा, ये वॉल्यूम टू फ्लो का रेशियो हो जाएगा। दिस विल बी द रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू फ्लो। और कुछ बच्चों ने तो आंसर किया होगा कि सर ये वॉल्यूम टू डेंसिटी का भी रेशियो होता है। ठीक है, चेक करते रहना बच्चे, क्योंकि मुझे अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि जब तक आंसर की नहीं आती है, मैं पहले आपको इसके सारे के सारे ऑप्शन बता देता हूं, जहां पे जस्टिफिकेशन मुझे लगेगा मस्त है मैं दूंगा, वहां सॉल्यूशन भी दे रहा हूं आपको, राइट। अब देखो यहाँ पे द ग्रेडियंट फॉर बीजी ट्रैक। अब मैं बोल देता हूँ, अभी रिसेंटली जिन जिन बच्चों ने ऑफलाइन में रेलवे पढ़ा है, ये क्वेश्चन तो नहीं छूटना चाहिए ऑनेस्टली स्पीकिंग। और लगभग इसमें अगर आप समय भी ले रहे हो बच्चे, तो 60 से 65 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब देखो यहाँ पे अगर मुझे ब्रॉड गेज गिवन है बच्चे, और तो उसके लिए जो ग्रेड कंपनसेशन होता है वो 0.04% पर डिग्री ऑफ कर्व होता है। 1 डिग्री के लिए इतना है, और डिग्री ऑफ कर्व कितना गिवन है, 2 डिग्री।
तो कितना कम करोगे ग्रेडियंट? 0.08% हो गया क्या? और रूलिंग ग्रेडियंट कितना गिवन है बच्चे? 1/200 गिवन है क्या? उसमें से आप ये वाली वैल्यू डालो 0.08%, इसको भी परसेंट में कर लो बच्चे सॉल्व, और ये कंपनसेटेड ग्रेडियंट आता है। दिस इज द कंपनसेटेड ग्रेडियंट। तो बच्चे इसका जो आंसर आता है ना सॉल्व करने के बाद वो है 1/238, और बहुत सारे बच्चों ने सही भी किया है, बहुत सारे बच्चों ने सही भी किया है। चेक करते रहना बच्चे क्या किया पेपर के अंदर, ठीक है। अब ये लो बच्चे, यहां पे मैं बोल सकता हूं कि हरियाणा में रेलवे भी पिक्चर में है, बहुत सारे ट्रैक अभी बन भी रहे हैं, ठीक है। फिफ्थ का बी आएगा, फिफ्थ का बी आएगा, फिफ्थ देख लेते हैं कौन सा है। फिफ्थ बच्चे बोल रहे हैं कि फिफ्थ का बी आएगा। अरे फिफ्थ का राइट टर्न अहेड बच्चे, ये आपका वार्निंग साइन नहीं होता है, ये कंपलसरी होते हैं, ये कंपलसरी है जो आपको फॉलो करना ही है। थोड़ा सा यहाँ पे मॉर्थ के वेबसाइट पे जाओ, ठीक है, ऑथेंटिक डाटा देखना है, और इनके सिंबल अलग होता है, मैंने आपको बताया भी, ये सर्कल में होंगे बच्चे ऐसे, और कभी भी वार्निंग साइन जो होते हैं वो सर्कल में नहीं होते, ये कुछ ऐसा बना होगा बच्चे, ऐसे बनाइए, ऐसे बनाए, जैसे स्ट्रेट कंपलसरी है वैसे ये टर्न आपका कंपलसरी है बच्चे, समझ रहे हो बात को? फिफ्थ का बी नहीं आएगा, गलत बोल रहे हो। चलो मैं क्वेश्चन के ऊपर आता हूं, 8th क्वेश्चन के ऊपर, जो चैलेंज कर सकते हैं मेरे आंसर को दे कैन चैलेंज, और मैं उनका जस्टिफिकेशन भी साथ साथ दे रहा हूं। अच्छा क्वेश्चन नंबर ये देखो आप बच्चे, अब ये बोल रहे हैं सिलेक्ट द सुपर एलिवेशन फॉर द ट्रैक हैविंग गेज। अब कंफ्यूज मत होना कि सर गेज तो 1676 होता है, भाई वो कुछ भी दे सकता है आपको पेपर के अंदर, वो एग्जामिनर है कुछ भी दे सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग डाटा सॉल्व करना है। स्पीड भी गिवन है ट्रेन का, अरे यहाँ पे फॉर्मूला लगा लो, सुपर एलिवेशन का क्या होता है यहाँ पे रेलवे में, GV²/127R होता है क्या, और जी यहाँ पे मीटर में पुट कर लो, ये 1.750 हो गया, क्योंकि एमएम में और 1 मीटर में 1000 एमएम होता है, सभी को पता है। और स्पीड कितना बच्चे 90 × 90 हो गया क्या? कैलकुलेटर अलाउड नहीं है पेपर के अंदर, मैं बता देता हूँ, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो ये 127, और रेडियस कितना गिवन है? रेडियस 600 मीटर है क्या? 0.00003263339, और ये बचा यहाँ पे 3 4.5, करो सॉल्व, मिला आंसर। और बताओ आंसर कितना आ रहा है? इसका जो बच्चे आंसर आया सॉल्व करने के बाद वो आ रहा है 186 mm। मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा के रखा हूं क्योंकि मुझे बिल्कुल 2 घंटे के अंदर पेपर लगा के देना है आप लोगों को, ठीक, क्योंकि अभी आंसर की नहीं आई, और आप चेक कर सकते हो, अभी रात को आराम से सो सकते हो जिन्होंने पेपर दिया है, और जिनसे गलतियां हो चुकी हैं वो अभी इससे थोड़ा सा सीख लो। और जो बच्चे एचपीपीएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो पीपीएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नाउ चेक कि आप पेपर में क्या करके आते हो, और कई बार क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होता है, हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, राइट। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ बच्चे, अब देख पा रहे हो, अगर अगेन रेलवे का क्वेश्चन है बच्चे सेम। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है। अब बच्चे यहां पे ना मैं बोल देता हूं, थोड़ा ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 80 kmph, एक्चुअल कैंट दिया हुआ है आपको 65 mm, कैंट डेफिशिएंसी भी दिया 75 mm, चूज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। अरे दिमाग लगा लो, हाईवे में जब हम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकालते थे तो 3 क्राइटेरिया होते थे, वो तीनों में से जिसके अकॉर्डिंग बड़ी वैल्यू आती थी वो आंसर रिपोर्ट करते थे। तो यहाँ पे जो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का बच्चे फॉर्मूला है 0.008, यहाँ पे एक्चुअल कैंट इनटू स्पीड, 0.008 कैंट डेफिशिएंसी इनटू स्पीड। एक बच्चे फॉर्मूला इसके अंदर और है 0.72 इनटू एक्चुअल कैंट। अब बच्चे इसको सॉल्व कर लो, आप सॉल्व करना पड़ेगा पेपर के अंदर, ऐसे आप असिस्टेंट इंजीनियर या सब डिविजनल इंजीनियर नहीं लगोगे, सॉल्व तो करवा रहे हैं आपसे एग्जामिनर। तो बच्चे पहला वाला जो डाटा है इसके अकॉर्डिंग अगर मैं वैल्यू पुट करूं, और ध्यान रखना यहाँ पे ये वैल्यू कितना दिया है, 65 है, ये एमएम में है बच्चे, और ये जो स्पीड है ये कितना है, ये 80 kmph है, ये kmph में है यहाँ पे। तो पहले वाला अगर आप वैल्यू सॉल्व करते हो, ठीक है, ये वैल्यू बच्चे सॉल्व करने के बाद 41.6 mm आ रहा है, ये वाला आ रहा है 41.6, सॉरी ये मीटर में आ रहा है, नॉट एमएम, वेरी सॉरी। सेकंड वाला डाटा यहाँ पे सीडी आपको गिवन है 75 mm, और इसके अकॉर्डिंग बच्चे जो डाटा सॉल्व करके आ रहा है वो आ रहा है 48 मीटर लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, और तीसरे डाटा के अकॉर्डिंग बच्चे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 46.8 मीटर। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है बच्चे? इन तीनों फॉर्मूले में से जिसके अकॉर्डिंग बड़ी वैल्यू आएगी वो आंसर रिपोर्ट करना है। आंसर क्या आ गया? 48 मीटर है कहीं ऑप्शन में? अरे आंसर आ गया बी, आंसर आ गया बी। 2 घंटे 100 सवाल, मतलब 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने, तो आपको समय मिल रहा है बच्चे एक क्वेश्चन के ऊपर 1 मिनट से ज्यादा, 60 सेकंड से ज्यादा का समय दिया जा रहा है आपको। तो कुछ ही क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे आपको क्या करना है, ब्रेन लगाना है। अच्छा अगर आपने यहाँ पे एयरपोर्ट इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा है तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपका छूट रहा है। अगर एयरपोर्ट इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा है तो क्वेश्चन छूट रहा है बच्चे, राइट। अब देखो यहाँ पे ना कुछ एजम्पशंस हैं, ये बच्चे एजम्पशंस होती हैं रनवे की, मैं बता देता हूँ यहाँ पे।
ये क्वेश्चन जो आया बच्चे वो अजम्पशन से ही फ्रेम किया गया हुआ है, assumptions इन रनवे लेंथ। तो बच्चे पहला जो assumption है कि यहां पे मेरा जो एयरपोर्ट एल्टीट्यूड होना चाहिए वो सी लेवल पे होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है, दिस इज ओके, जो सही है मैं टिक मार्क कर रहा हूं। सेकंड जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 15 डिग्री सेल्सियस एज्यूम किया गया है assumption के अंदर, 30 नहीं है, तो गलत हो गया ये। रनवे इज लेवल्ड इन लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन, मतलब कोई ग्रेडियंट नहीं दिया गया है, कोई उतार चढ़ाव नहीं है रनवे में, तो ये भी सही है assumption में। नो विंड इज ब्लोइंग ऑन द रनवे, ये भी सही है, तो बचा बच्चे यहाँ पे बी, ये सही नहीं है, इसका आंसर बी है, क्योंकि यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है assumption के अंदर, 30 नहीं है, 15। बढ़ो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 देखो, अब ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पे रिस्क जो इन्वॉल्व हुआ है एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में है जिसका डिजाइन लाइफ आपको 100 इयर्स गिवन है, इफ इट इज डिजाइन फॉर द 50 इयर्स रिटर्न पीरियड फ्लड। अब देखो जितने बच्चे हैं उतने लाइक तो कर सकते हो, कंजूसी नहीं करनी है, लाइक तो कर सकते हो, कंजूसी करोगे तो देखो, कंजूसी करोगे कंजूसी पाओगे बाद में, ठीक है, तो लाइक तो कर सकते हो और शेयर भी करो सेशन को। रिस्क इन्वॉल्व, और बच्चे रिस्क कैसे निकाला जाता है, हाउ टू कैलकुलेट द रिस्क, और रिस्क निकालने के लिए बच्चे मेरे पास फॉर्मूला होता है 1 - 1 अपॉन दिस रिटर्न पीरियड होल रेज पावर डिजाइन लाइफ कितनी है, यही मेरे पास फॉर्मूला होता है, ये मेरे पास फॉर्मूला होता है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस, अब रिटर्न पीरियड कितना है, ये बोल रहे कि 50 साल में एक बार आ रहा है रिटर्न पीरियड का, ये मतलब होता है, और 50 और डिजाइन लाइफ कितनी बच्चे, इसकी 100 है। इसको सॉल्व करोगे बच्चे, और सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 86.7%। किसने किया आंसर, सी, और डी भी किया किसने, डी 50% तो आ नहीं रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 12। अब जो देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है कि एक टोटल रन ऑफ वॉल्यूम ड्यूरिंग 6 आवर स्टॉर्म, 6 घंटे का स्टॉर्म आपको गिवन है, यूनिफॉर्म इंटेंसिटी रेनफॉल का दिया है, रेनफॉल कितना दिया है बच्चे आपको 1.5 सेंटीमीटर पर आवर में दिया है, 1 घंटे में इतना है, तो 6 घंटे में कितना होगा, 9 सेंटीमीटर होगा क्या, ये 1 घंटे का डाटा गिवन है 1.5 सेंटीमीटर पर आवर, और स्टॉर्म कितने टाइम तक लास्ट कर रहा है, 6 आवर तक, तो 6 घंटे में कितना होगा, 9 सेंटीमीटर हो गया क्या। अब ये बोल रहे हैं यहाँ पे मेरे पास जो वॉल्यूम हुआ वो कितना था, यहाँ पे वॉल्यूम कितना है 21.6 मिलियन, मतलब 10 रेज पावर 6, और ये क्यूबिक मीटर हो गया क्या। और यहाँ पे एरिया ऑफ बेसिन कितना दिया है, एरिया ऑफ बेसिन कितना दिया, तो डेप्थ कितना बन जाएगा, एरिया 300 स्क्वायर किलोमीटर, इसको मीटर स्क्वायर में करोगे 10 रेज पावर 6 हो गया क्या, मीटर स्क्वायर में कैंसिल आउट, और ये बच्चे मीटर में आपको मिल गया क्या, रन ऑफ डेप्थ मिल रहा है बेसिकली, पिछले क्वेश्चन का था, ओके पिछले क्वेश्चन का था, ठीक है, ये रन ऑफ डेप्थ मिल रहा है क्या, और रन ऑफ डेप्थ यहाँ पे इसको हम आर से शो करते हैं बच्चे। उसने पूछा क्या है यहाँ पे, एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट, अरे बता दो इनको एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, अरे क्या होता है एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट, तो ये जो मेरा प्रेसिपिटेशन है माइनस इस रन ऑफ डेप्थ अपॉन टाइम, और पी कितना आया, पी 9 सेंटीमीटर, और ये कितना आ रहा है इसको आप चेक कर लेना, ये मीटर में आएगा, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना बच्चे, और ये वैल्यू आ रही है 7.2, मैं सही कर देता हूँ, यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है 7.2 सेंटीमीटर, तो 9 - 7.2, और यहाँ पे टाइम दिया है 6 आर के अंदर। अब सेंटीमीटर को एमएम में कन्वर्ट कर लेना बच्चे, आंसर आ रहा है 3। 90 में से 72 घटा लो, क्योंकि 9 सेंटीमीटर है, एमएम में 90 एमएम बन जाएगा, 7.2 सेंटीमीटर है, ये आपका 72 एमएम बन जाएगा, 90 में से 72 जा रहा है, 18 आ रहा है, 18 को 6 से भाग करोगे 3 एमएम, ये आ गया बच्चे आंसर, चेक कर लेना बच्चे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लो, यहाँ पे दिख रहा होगा 30। आइसो बार क्या होता है, अरे नाम ही बता रहा है, आइसो मीन सेम, और बार तो यहाँ पे प्रेशर का यूनिट होता है ना, तो ये प्रेशर को मेजर किया जा रहा होगा, और सेम प्रेशर वाले पॉइंट्स को ज्वाइन किया बच्चे, मुझे जो कंटूर मिलता है वो आइसो बार है। सॉइल में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हम वर्टिकल जो प्रेशर वाले पॉइंट्स उनको ज्वाइन करते हैं, तो बच्चे यहाँ पे रेनफॉल डेप्थ नहीं, अरे रेनफॉल डेप्थ नहीं होता, ये वो आइसो हाइट अलग होता है, ये आइसो बार है। टेम्परेचर, अरे टेम्परेचर भी नहीं होता, ये होता है बच्चे यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये लो आंसर है इसका डी। क्या ही करना था इस क्वेश्चन के अंदर, इसने किया टाइम सेव, इस क्वेश्चन ने किया टाइम सेव। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे आओ, सीधा क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 मैं बता देता हूं, जिन जिन बच्चों की सीरीज सी है ये पेपर उनके, ऑल दो ए बी सी डी 4 सीरीज थी, सिर्फ क्वेश्चन को ऊपर नीचे किया गया था, बाकी डाटा सेम है। फ्रॉड नंबर फॉर एन एवरेज वेलोसिटी, दिस वन एंड डेप्थ, अरे क्या सवाल पूछ लिया, ये क्वेश्चन तो जेई वाले से करो। अभी देखो अभी हरियाणा में ना सब्जेक्टिव पेपर भी होने वाला है इसका दूसरा, ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ यहाँ पे जो फ्रॉड नंबर का बच्चे फॉर्मूला होता है वो v अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ g इंटू वाई होता है क्या,
और v तो गिवन है 10 मीटर पर सेकंड, और g की वैल्यू आपको पता होती है 9.81। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, मैं 10 के साथ चलता हूं। g जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जिसको आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हो, तो 9.81 होता है बच्चे, मैं इसको 10 बोल देता हूं। और ये 80 सेंटीमीटर गिवन है, 0.8 हो गया क्या? और मैं इसको 8 बोल दूं, स्क्वायर रूट ऑफ 8 तो निकाल सकते हो पेपर के अंदर। और बच्चे ने आंसर फ्रेम कर दिया, इसका आंसर यस बिल्कुल सही है। इसका आंसर बच्चे यहाँ पे डी ही आ रहा है, 3.57। अरे निकाल लोगे तुम अप्रोक्सीमेटली, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में पढ़ोगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे पेपर के अंदर। मैं बता देता हूं, इसलिए आपने बिल्कुल स्मार्टली काम करना है पेपर के अंदर। और जो बच्चे स्मार्टली काम किए होंगे उनके चेहरे खिले होंगे, और जो बच्चे बहुत ज्यादा डेप्थ में गए होंगे ना, वो कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे काश हमने थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग को यूज किया होता और थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया होता। और कुछ तो बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने प्रैक्टिस भी किया, दिमाग भी यूज किया, लेकिन सिली मिस्टेक्स करिए, राइट। चलिए, डबल मास कर्व टेक्निक। अरे ये डबल मास कर्व टेक्निक किस पर्पस के लिए होती है? क्या ये जेई का एग्जाम है क्या? अब जो बच्चे अभी जो ज्वाइन किए हैं, मैं बता देता हूँ, ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का आज जो असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम हुआ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए, ये बच्चे हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं। कोई जेई का एग्जाम नहीं है, ये एई का पेपर है, राइट। तो इसका पर्पस क्या होता है भाई? इसका पर्पस होता है कंसिस्टेंसी ऑफ दिस डाटा चेक करना, जो एक रेन गेज के ऊपर हमें मिल रहा है। तो इसका आंसर सी है, 15 का आंसर सी, यस, टू चेक द कंसिस्टेंसी। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। क्वेश्चन, अच्छा मैं थोड़ा डाटा और बता देता हूं, क्योंकि इसमें 5 ऑप्शन है, ऐसा मत सोचना कि 4 ही ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है भाई। अब देखो, ग्रेविटी डैम दिया बच्चे, नेट वर्टिकल फोर्स मैं यहां पे ड्रॉ भी कर देता हूं, और ये वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स जो आपको दिया हुआ है वो है 53800। अब ये मत सोचना सर इतना डाटा कैसे सॉल्व करेंगे, अरे तुम सॉल्व करोगे। इफ यू वांट टू बी अ असिस्टेंट इंजीनियर देन यू हैव टू सॉल्व दिस वन। और ये एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स भी दिया है 470-50। ये 470-50 मैं यहाँ पे यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। और जब भी बच्चे ये वाला जो फोर्स होता है, जो डैम को स्लाइड कर रहा होता है, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चे, एक फ्रिक्शनल फोर्स पिक्चर में आएगा। और ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा बच्चे, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन होता है क्या? और ये नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा बच्चे? नॉर्मल रिएक्शन ये वेट ऑफ डैम बॉडी के बराबर होता है, या वर्टिकल जितना भी फोर्स लग रही है इसके बराबर होता है। सभी को मेरी गुड इवनिंग, सभी को मेरी गुड इवनिंग। तो बच्चे अगर मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिखूं ना अगेंस्ट स्लाइडिंग, तो ये मेरा है यहाँ पे रजिस्टिंग फोर्स, जो डैम को यहाँ पे स्लाइड होने से बचाएगा। तो दिस म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन इज नथिंग बट दिस अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस अपॉन समेशन ऑफ एच। तो कुछ नहीं करना था बच्चे, कुछ नहीं करना, मैं यहीं पे कर देता हूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मुझे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी गिवन है 0.75, मल्टीप्लाई कर दो बच्चे, और 470-50 से करो भाग, 0 से 0 कटा, 0.75 इंटू दिस, भाग कर दो 470-5 से, 4705 से। अब आंसर तुम्हें निकालना पड़ेगा पेपर के अंदर। और बच्चे इसका जो आंसर आ रहा है, ये आ रहा है 0.857। इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.857। चेक कर लेना, यही करना था पेपर के अंदर, इतना ही करना था। इंटरव्यू सीएम की अप्रोच पेपर पास के, देखो इंटरव्यू तो बात की बात है, सीएम की अप्रोच तुम ऐसा नहीं बोल सकते बच्चे सीएम की अप्रोच है। अगर तुमने पेपर अच्छा किया, तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा गया तो सिलेक्शन होगा, बाकी छोड़ दो। जो तुम्हारे हाथ में नहीं होता ना, उसकी हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, जो हाथ में है पहले उसका डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत दूर की नहीं सोचनी अभी हमें। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेशन डज नॉट कंटेन एनी ग्राउंड वाटर, इसमें से किस फॉर्मेशन के पास ग्राउंड वाटर नहीं होता है? तो मैं एक चीज बता देता हूं, हो सकता है कि आपसे गलती हो जाए पेपर के अंदर, क्योंकि मैंने बच्चों को ट्रिक भी बताया था। देखो यहाँ पे एक होता है एक्विटार्ड, जो रिटार्ड करता है फ्लो को, एक है एक्यूफ्यूज जो रिफ्यूज करता है बच्चे। इन दोनों में ही आपका कंफ्यूजन होगा, क्योंकि एक्यूफर तो वाटर बॉडी फॉर्मेशन होता है, एक्यूक्लूड क्ले होता है, ये भी वाटर को कहीं ना कहीं अपने ऊपर होल्ड करवाती है, ऑल्दो इसका परमेबिलिटी का वैल्यू कम होता है। ओके, सो बच्चे यहाँ पे जो आंसर है इसका वो है एक्यूफ्यूज। 17 का आंसर है बी, 17 का आंसर है बी, एक्यूफ्यूज। एक्यूफ्यूज मतलब रिफ्यूज, ये मना ही कर देगा, एक्यूफ्यूज मतलब रिफ्यूज। ये लो क्वेश्चन नंबर 18, अरे क्वेश्चन नंबर 18 देखो जरा क्या बोल रहा है, कंसीडरिंग द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर मतलब गामा डब्ल्यू आपको दे दिया इन्होंने 9790 न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। ओके, प्रेशर रिप्रेजेंटेड बाय एन ऑयल कॉलम ऑफ दिस वन। अरे जब भी कुछ याद ना रहे, प्रेशर इक्वल टू रो जी एच, और मैं क्लास में बोलता हूँ और अभी भी बोलता हूँ, प्रेशर इक्वल टू रो जी एच। और प्रेशर अगर रो जी एच होता है, रो इंटू जी क्या बन जाएगा बच्चे, ये यूनिट वेट बन जाएगा। अब ये किसका यूनिट वेट, ये ऑयल का। और आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल वो देके रखा है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ ऑयल टू यूनिट वेट ऑफ वाटर। और यूनिट वेट ऑफ वाटर कितना दिया इसने, 9790 दिया है क्या? तो बच्चे यहाँ पे जो आप यूनिट वेट ऑफ ऑयल लेके चलोगे, दैट इज 0.75 इंटू 9790। और बच्चे ये एच कितना दिया आपको, एच दिया 5 सेंटीमीटर। कर लो बच्चे इसको मीटर में, 5 सेंटीमीटर 5/100 हो गया ये, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर हो गया। सॉल्व कर लो,
सॉल्व करने के उपरांत आपको जो आंसर मिलेगा बच्चे ये आ रहा है 367.12 367.12। और पास्कल क्या होता है? पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, नॉट एडम्प्टी। अरे बिल्कुल सिंपल सा था ये, कोई बात नहीं। अच्छा है, नहीं आता है बच्चे तो गलती नहीं करनी है, मार्क्स नहीं कटवाने, पर ई को जरूर फिल करना। रोहित सैनी जी ई को फिल करना, छोड़ना मत। ई को फिल नहीं किया फिर से रिडक्शन होगा मार्क्स का। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 19 पे आओ। 19 नंबर क्वेश्चन भाई, ये पूरा लीनियर मोमेंटम जो इक्वेशन होती है किसके ऊपर बेस्ड है? अरे ये तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर बेस्ड है भाई, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आओ। फॉर अ गिवन डिस्चार्ज इन अ चैनल एट क्रिटिकल डेप्थ। अरे क्रिटिकल डेप्थ पे हमें जो एनर्जी मिलती है वो तो मिनिमम एनर्जी होती है। इज इट ओके? एट क्रिटिकल डेप्थ द एनर्जी वी आर गेटिंग इज द व्हाट? मिनिमम एनर्जी। तो स्पेसिफिक एनर्जी इज द मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी हमें मिल रही होती है बच्चे। ये ओसीएफ का क्वेश्चन था, ओपन चैनल फ्लो का। अरे जिन्होंने आंसर बी किया वो गलत रिपोर्ट कर दिया यहाँ पे। और एक गिवन स्पेसिफिक एनर्जी पे हमें जो डिस्चार्ज मिलता है वो मैक्सिमम होता है। फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज एनर्जी दैट वी आर गेटिंग इज द मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी। ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं बच्चे। अच्छा देखो यहाँ पे मैं अगर एक चीज आपको बताऊं, ये पूछ रहा है कि लेजर डॉपलर एनेमोमीटर, और मैंने क्लास में बच्चों को बताया था कि एनेमोमीटर क्या होता है। ये गैस वेलोसिटी को मेजर करने वाला डिवाइस होता है। लेजर डॉपलर इन्होंने डाल दिया परेशान करने के लिए। तो बच्चे यहाँ पे ये टर्बुलेंट वेलोसिटी फ्लक्चुएशन इन फ्लो, और तो कहीं बता नहीं रहा है बच्चे, और तो कहीं ये वेलोसिटी फ्लो नहीं बता रहा है। तो इसका तो आंसर आप ए टिक कर लो। ज्यादा गहन अध्ययन नहीं करना होता पेपर के अंदर। अगर आपको आंसर आता है तो आप उसका टिक करो, फिलहाल आप उसको छोड़ के आगे क्वेश्चन में बढ़ो। अगर समय मिलेगा बाद में तब करना है, और ये राइट अप्रोच होती है। फाइन। क्वेश्चन नंबर 22 पे आओ। द डिस्चार्ज ओवर एन ओगी स्पिलवे। मेरे ख्याल से यहाँ पे फंसे होंगे बहुत सारे बच्चे, फंस गए यहाँ पे। 90% जो पॉपुलेशन है वो फंस गई यहाँ पे जिन्होंने पेपर दिया। डिस्चार्ज ओवर एन ओगी स्पिलवे इज 8000 क्यूमेक for flow over an effective length of this one if the coefficient of discharge CD this one effective head is। अगर आप मेरे से बोलोगे बच्चे honestly speaking, अगर मैं भी इस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम कर रहा हूं तो मैं कम से कम इसमें 2 या 2.5 मिनट लूंगा सॉल्व करने के लिए। क्योंकि सबसे पहले बच्चे मैं यहाँ पे जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला लगाता हूँ वो होता है 2/3 CD इंटू √2G इंटू L इंटू H रेज पावर 3/2। फॉर्मूले रटे होने चाहिए आपको तोते की तरह, रट 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 रट। फॉर्मूला याद नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। अब बच्चे यहाँ पे सीडी होता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, और जनरली अगर मैं सीडी की बात करूंगी लेस देन 1 होता है, डेसिमल में आएगा ये। लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया इन्होंने, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कितना दे दिया बच्चे? 2.2। तो ये जो फ्रेम कर रहे हैं बच्चे आपको डाटा, वो 2/3 CD इंटू √2G की वैल्यू फ्रेम कर रहे हैं। ये डाटा आपको फ्रेम किया हुआ है पेपर के अंदर, राइट। तो बच्चे क्या बन जाएगा फिर मेरा जो फाइनल फॉर्मूला होगा वो C इंटू L इंटू और ये इफेक्टिव डेप्थ इसकी पावर 3/2। ये गिवन है आपको डायरेक्टली 2.2, L दिया है 55.37। अब देखो यहाँ से कैलकुलेशन करवा रहा है आपसे भाई, H रेज पावर 3/2, और यहाँ पे डिस्चार्ज कितना गिवन है? 8000 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। सॉल्व किया, इसका आंसर कितना आया? इसका आंसर आ रहा है बच्चे 16.23 मीटर। ये आंसर आया इसका। जो डाटा गिवन है इसके अकॉर्डिंग ये आंसर आ रहा है। जो डाटा गिवन है इसके अकॉर्डिंग बच्चे ये आंसर फ्रेम होगा इसका। और यहां पे आप डाटा पुट करोगे तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा, नो वन ऑप्शन विल मैच हियर। नेक्स्ट बढ़ो आगे, क्वेश्चन नंबर 23 पे आओ। अच्छा जो क्वेश्चन नंबर 23 है, देखो यहाँ पे लिखा है कि पीटेड स्टैटिक ट्यूब मेजर्स। ये जो पीटेड स्टैटिक ट्यूब होता है ये क्या मेजर करता है? डायनेमिक प्रेशर, स्टैटिक प्रेशर? अरे नहीं, पीटेड स्टैटिक वर्ड भी लगाया है इसने। ये अलग ट्यूब होती है, पीटेड ट्यूब की तरह नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट ट्यूब होता है ये पीटेड स्टैटिक ट्यूब। तो ये बेसिकली जो डिफरेंस होता है ना यहाँ पे स्टैटिक और डायनेमिक प्रेशर के बीच में, इसको मेजर करता है। ओके, इसको मेजर करेगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आओ। और रेक्टेंगुलर चैनल 2 मीटर वाइड कैरीज अ डिस्चार्ज ऑफ 6 क्यूमेक। एक रेक्टेंगुलर चैनल आपको गिवन है, ओके, इसका विड्थ गिवन है 2 मीटर, और ये जो डिस्चार्ज है इसके अंदर बच्चे ये गिवन है आपको 6 क्यूमेक। अब ये पूछ रहा है द मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी। मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी कितना होगा? दैट इज द क्वेश्चन। व्हाट इज द मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी? ई मिनिमम। तो बच्चे ये निकालने के लिए ना पहले मुझे यहाँ पे क्रिटिकल डेप्थ निकालना पड़ता है, और क्रिटिकल डेप्थ निकालने का जो फॉर्मूला होता है YC इक्वल टू, ये बच्चे फॉर्मूला होता है यहाँ पे Q स्क्वायर अपॉन G होल रेज्ड पावर 1/3। और Q स्मॉल Q होता है बच्चे यहाँ पे, स्मॉल Q होता है डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ ऑफ द चैनल। डिस्चार्ज कितना है? 6 क्यूमेक, विड्थ कितना है? 2। तो ये स्मॉल Q की वैल्यू 3 होगी बच्चे। तो यहाँ पे 3 इंटू 3, G की वैल्यू 9.81, इसका पावर 1/3। सॉल्व करो बच्चे, जो भी वैल्यू आएगी
तो जो मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी होता है वो 3/2 ऑफ द क्रिटिकल डेप्थ होता है। ये फॉर्मूला बाद में लगाना था। ये क्वेश्चन थोड़ा डिजर्व करता है ए के लिए। ओके, और बच्चे इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पे वो आ रहा है 1.457। ये आंसर आ रहा है बी। इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है बच्चे बी, 24 का बी। अब देख लो आपने पेपर में क्या किया है। अब देखो कुछ क्वेश्चन जो इन्वायरमेंट से है, तो जहां पे एक्सप्लेनेशन होगा मैं कोशिश करूंगा देने की, राइट। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर है बच्चे वो है बी यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमारे पास साथ में अभी इन्वायरमेंट की फैकल्टी नहीं है फिलहाल, तो मैं वो क्वेश्चन के आंसर डायरेक्ट यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ। बाकी जो मेरे डोमेन के क्वेश्चन है मैं उनको विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पे फ्रेम कर रहा हूँ। अच्छा, टाइप 2 सेटलिंग इन वाटर ट्रीटमेंट इज डिफाइंड एज, ये जो टाइप 2 सेटलिंग होती है बच्चे, यहाँ पे हम फ्लोकुलेंट और ये जो हमारा डाइल्यूशन है ये वर्ड यूज होते हैं, डाइल्यूट सस्पेंशन। तो बच्चे इसका जो आंसर है वो है बी, सेटलिंग ऑफ फ्लोकुलेंट पार्टिकल्स इन डाइल्यूट सस्पेंशन। ये ध्यान रखना, ये जो टाइप 2 सेटलिंग है इन वाटर ट्रीटमेंट, कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं बच्चे इसको, दिस इज सेटलिंग ऑफ द फ्लोकुलेंट पार्टिकल्स इन डाइल्यूट सस्पेंशन। ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 26 का बच्चे जो आंसर है वो बी है। 27, अच्छा 27 पे देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 27 देखो 27 पे क्या बोल रहा है सी, और मैं कोशिश करता हूं इसका आंसर अगर फ्रेम कर पाऊं। 27 देखो बच्चे, एक क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर सैंपल ये दिया बच्चे, आपका क्लोरीन डिमांड कितना है 0.2 मिलीग्राम पर लीटर, 1 लीटर के लिए इतना। और क्लोरीन डिमांड फॉर वाटर सप्लाई, ओके। द अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर कंटेनिंग 30% अवेलेबल क्लोरीन, मतलब यहाँ पे कितना परसेंट क्लोरीन है ब्लीचिंग पाउडर, द अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर कंटेनिंग 30% अवेलेबल क्लोरीन टू बी एडेड टू ट्रीट 1 लीटर, और आपको 1 लीटर ही ट्रीट करना है। तो अमाउंट ऑफ क्लोरीन कितना हो गया बच्चे, पहली चीज तो ये अमाउंट ऑफ क्लोरीन, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 लीटर ही ट्रीट करना है और ये 0.2 मिलीग्राम पर लीटर है, तो यहाँ पे 0.2 मिलीग्राम हो जाएगा सीधा, इतना ही आपको क्लोरीन डालना है बेसिकली। और इसके साथ में बच्चे जो 30% अवेलेबल क्लोरीन बता रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि 30 केजी क्लोरीन आपका प्रेजेंट है 100 केजी ऑफ ब्लीचिंग पाउडर के अंदर। 30 केजी क्लोरीन इज प्रेजेंट इन द 100 केजी ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। तो यहाँ पे अगर मैं फ्रेम करूं कि अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर कितना चाहिए पड़ेगा, 0.2 इंटू और 30%, 30/100, 100 चला गया ऊपर, तो बच्चे इसको सॉल्व कर लो और नीचे यहाँ पे 10 आ गया, 0.000, तो 0.67 और व्हाट मिलीग्राम आ रहा है बच्चे। आंसर हो गया इसका ए, 27 का आंसर ए हो गया, सीधा सीधा आंसर डायरेक्ट। 28 पे आओ, 28 पे। अच्छा देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, इन्वायरमेंट के मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। और जितना भी हमने ये मैराथन सीरीज स्टार्ट किया था, चाहे वो जेके पीएससी के लिए, चाहे अभी रिसेंटली एचपीपीएससी के लिए, और अभी हमारा जो मॉड्यूल भी चल रहा है पीपीएससी और हरियाणा के इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए, तो मुझे मोस्टली ये क्वेश्चन हमने सारे करवाए हैं आपको प्रैक्टिस के अंदर, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर के ईएससी के क्वेश्चंस तो हम बिल्कुल उनको रट के ही चल रहे हैं। अगर आप फिर भी इनको छोड़ के आते हो पेपर के अंदर, तो अब मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा सिलेक्शन डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि अ रिवर इज द सोर्स ऑफ वाटर फॉर रिवर वाटर वुड बी, करेक्ट सीक्वेंस आपसे पूछ रहा है, व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस। तो सीक्वेंस करेक्ट क्या है, तो बच्चे यहाँ पे सबसे पहले प्री सेडिमेंटेशन है, उसके बाद प्री क्लोरिनेशन है, फिर कोगुलेशन है, फिर सेडिमेंटेशन है, फिर फिल्ट्रेशन है, फिर पोस्ट क्लोरिनेशन है। तो ये मेरा आंसर है, ये करेक्ट यहाँ पे बच्चे ऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 29 पे आओ। अच्छा अगर मैं जो एक मैं इंसर्शन कर रहा हूँ सेफ्टी लैम्प की इन द अपर पोर्शन ऑफ मैन होल कॉजिंग द फ्लेम, अगर वहां पे फ्लेम का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है बच्चे कि वहां पे मीथेन गैस प्रेजेंट है, इट मींस मीथेन गैस इज देयर। तो ये जो मेरा क्वेश्चन नंबर 29 है, इसका आंसर है बच्चे बी, 29 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर, अच्छा मेरे ख्याल से ये रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चे पेपर के अंदर भी, अगर फिर भी गलत करोगे तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन का वेट करो, और जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का अभी जो पोस्ट भी बढ़ा हुआ है बच्चे उनको भरो। द रेशियो ऑफ द डिजाइन डिस्चार्ज टू सरफेस एरिया ऑफ अ सेडिमेंटेशन टैंक, रेशियो ऑफ द, थोड़ा नीचे कर देता हूं उसको, ये चेक करो बच्चे, रेशियो ऑफ द डिजाइन डिस्चार्ज टू सरफेस एरिया, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, इसको हम बोलते हैं सरफेस लोडिंग रेट। इसका आंसर है ए। बिल्कुल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे, इनमें तुमने कौन सा दिमाग लगाना था, जो जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे बच्चे सबसे पहले उनको गो थ्रू करते। न्यूमेरिकल अगर आपको लग रहा है कि मोर देन आपको 60 सेकंड से ज्यादा समय हो चुका है और सॉल्व नहीं हो रहा है, उसको वहीं छोड़ो, आप आगे बढ़ो, राइट। क्वेश्चन नंबर 31,
अल्टीमेट बीओडी ऑफ अ गिवन सीवेज डिपेंड्स अपॉन इट्स टेम्परेचर के ऊपर, फ्लो वेलोसिटी के ऊपर, इनिशियल ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर, विस्कोसिटी ऑफ सीवेज या क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। बच्चे ये डिपेंड करता है इनिशियल ऑर्गेनिक मैटर कितना प्रेजेंट है इसके ऊपर। चेक करते रहना आप लोगों ने क्या किया आंसर में। और जिन्होंने पेपर नहीं दिया है बच्चे, जो पेपर देने वाले हैं, और जिन्होंने एनवायरमेंट पढ़ लिया बच्चे, वो भी चेक करो अपनी प्रिपरेशन। अब देखो ये बोला कि इन 1 लीटर ऑफ सीवेज व्हेन अलाउ टू सेटल फॉर द 30 मिनट, 1 लीटर सीवेज है, 30 मिनट के लिए हम उसको अलाउ कर रहे हैं सेटल होने के लिए। तो मुझे यहाँ पे कितना वॉल्यूम मिला, 27 क्यूबिक सेंटीमीटर। और मैं बता देता हूँ 1 cc 1 ml के बराबर होता है, 27 या मिलीलीटर हो जाएगा। और किस में मिला बच्चे, 1 लीटर में मिला, 1 लीटर के अंदर इतना है। इफ ड्राई वेट ऑफ स्लज इज, जब वो ड्राई हुआ तो हमें कितना उसका वेट मिला बच्चे, वो 3 ग्राम है। दैट इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन, राइट। तो जो कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड मैं बोल सकता हूँ वो 3 ग्राम है। तो ये जो मेरा स्लज वॉल्यूम इंडेक्स होता है ना बच्चे, ये जो मेरा स्लज वॉल्यूम इंडेक्स है, तो जनरली जो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स होता है बच्चे, ये हम क्या करते हैं, जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड करता है 1 ग्राम ऑफ सॉलिड इन मिक्स्ड लिक्विड आफ्टर सेटलिंग फॉर द 30 मिनट, इसके लिए डिफाइन होता है ये। तो कैसे करोगे बच्चे, वॉल्यूम कितना है यहाँ पे 27 ये मिलीलीटर पर लीटर में, और सॉलिड का वॉल्यूम कितना बचे 3 ग्राम, तो ये 27 मिलीलीटर पर ग्राम में मिल जाएगा, क्योंकि ये ग्राम में है बच्चे आपके पास, राइट। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चे, इसका आंसर ए हो गया, 32 का आंसर ए बना। और आंसर फ्रेम करते रहो साथ साथ, और देखो तुमने क्या आंसर किया है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आओ। ड्यूरिंग टेम्परेचर इन्वर्जन इन एटमॉस्फेयर एयर पॉल्यूटेंट्स टेंड्स टू, भाई एयर पॉल्यूटेंट टेंड्स टू एक्युमुलेट द अबव द इन्वर्जन लेयर, इसका आंसर है ए, 33 का ए। रिपीटेड क्वेश्चन है ये, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोलता हूं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर लगाओ आप जब भी आप एग्जाम में जा रहे हो। जो आपका फाइनल टच होगा एग्जाम में, उसमें एंटर करने से पहले आप जरूर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएं। फाइन, डेफिनेटली वो आपको थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे एग्जाम के अंदर, और आपका जो स्कोर होगा वो बढ़ाएंगे भी, क्योंकि वो डायरेक्टली क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं। द डिवाइस विच कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल द गैसियस एज वेल एज द पार्टिकुलेट एमिशंस इन इंडस्ट्रियल एमिशन इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, इसको तो बोलते हैं साइक्लोन सेपरेटर। इज इट ओके, साइक्लोन सेपरेटर ये कहलाता है बेसिकली। और मेरे ख्याल से जो पंजाब वाले बच्चे हैं जिनका हमारा एनवायरमेंट वाला भी मॉड्यूल चला हुआ है, ठीक है, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से गो थ्रू करवाई गई हैं। और जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं यूरोपीडिया के साथ और इंजीनियर्स करियर पॉइंट के साथ, दे कैन ज्वाइन अस। तो हमारा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस चल रही हैं बच्चे। और मैं आपको बता देता हूं कि लगभग आज का जो पेपर हुआ है ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का, 90% चीजें हमने यहाँ पे क्लासरूम के अंदर करी है, चाहे वो ऑनलाइन मेरा मॉड्यूल है, चाहे वो मेरा ऑफलाइन मॉड्यूल है। और बच्चे मैं यहाँ पे बोलता हूँ क्योंकि मैं पेपर देख रहा हूँ बच्चे, मेरे हाथ में पेपर है और जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे डिस्कस है, ठीक है। अब ये पता नहीं है कि यहाँ पे बच्चे क्या करके आते हैं पेपर के अंदर, सब गलत बता रहे हैं। हाँ, क्या गलत बता रहे हैं, क्रिएट फ्यूचर, क्रिएट फ्यूचर बताओ। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, 35 पे। द टर्म रिफ्यूज, ये जो रिफ्यूज बच्चे वर्ड है, जनरली डज नॉट इंक्लूड, ये क्या इंक्लूड नहीं करता है, ये जो टर्म रिफ्यूज है दिस जनरली डज नॉट इंक्लूड। तो बच्चे यहाँ पे ये ह्यूमन एक्सक्रीटा को इंक्लूड नहीं करता है। 35 का जो आंसर है वो बी है, 35 का जो आंसर है वो बी है। बताना है बच्चे, कमेंट में खुल के बताना है, ऐसे आधा अधूरा कमेंट नहीं करना होता, राइट। क्वेश्चन नंबर 36 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 36 में देखो बच्चे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स द टर्म पायरोलिसिस। तो बच्चे इसमें हम क्या करते हैं, जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको हीट किया जाता है कंटेनर के अंदर इन एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, राइट। तो सॉलिड वेस्ट इज हीटेड इन क्लोज कंटेनर्स इन ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में, मतलब ऑक्सीजन नहीं है बोलने मतलब। अब देखो, फॉर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट MSW, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द म्युनिसिपल अथॉरिटी इंक्लूड्स, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वेस्ट कलेक्ट करना, यस, सेग्रीगेट करना, यस, ट्रांसपोर्ट करना, अरे सभी के सभी उसकी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसका आंसर बच्चे डी है। क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर है वो डी है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आओ। देखो, जो फेक चैनल वाले होते हैं ना, वो दूसरे चैनल से जलते हैं, तो एक क्रिएट फ्यूचर वहीं से है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो। द क्वांटिटी ऑफ एलम रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू ट्रीट, देखो इस क्वेश्चन को अभी मैं सॉल्व नहीं कर पाया हूं ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि अभी हमारे जो इन्वायरमेंट के फैकल्टी हैं
वो अभी अवेलेबल नहीं है। तो फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ता हूँ 38 को। 38 का मैं कोई आंसर यहाँ पे नहीं फ्रेम करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 39 पे आओ बच्चे। क्वेश्चन नंबर 39 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 39 क्या हो रहा है? रेशियो बिटवीन द टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अरे वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये रेशियो क्या होता है? ये तो वॉइड रेशियो होता है क्या? ये तो वॉइड रेशियो है। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर ए। अब तुम मुझे बताओ, ये असिस्टेंट इंजीनियर का है पेपर कम और जूनियर इंजीनियर का पेपर ज्यादा लग रहा है। कुछ एक दो अभी हमने जो क्वेश्चंस किए बच्चे, कुछ एनवायरनमेंट के, कुछ हमने रेलवे का क्वेश्चन देखा, अगर हम उनको थोड़ा निकाल दें बाहर तो मोस्टली जो ये लेवल है ना, बहुत आसान लेवल है, इजी लेवल है। ये क्वेश्चन थोड़ा इसको मॉडरेट बना रहे हैं, तो मैं ज्यादा झुकाव इजी लेवल की तरफ रखता हूँ और लेस टुवर्ड्स द मॉडरेट, राइट। इफ द प्लासिटी इंडेक्स ऑफ गिवन फाइन ग्रेन सॉइल इज 0, एक फाइन ग्रेन सॉइल गिवन है, उसका अगर पीआई वैल्यू बच्चे अगर 0 है, देन व्हाट इट मीन? इट मींस दैट सॉइल इज द नॉन प्लास्टिक इन नेचर। सॉइल कैसी है बच्चे? नॉन प्लास्टिक। 40 का आंसर बच्चे ए है। 40 का जो आंसर है वो ए है। 41। अच्छा देखो, इफेक्टिव स्ट्रेसेस, अभी रिसेंटली जो बच्चे अभी सॉइल पढ़े हैं, चाहे वो जेके पीएससी वाले हैं, चाहे वो एचपीपीएससी वाले हैं, या जो अभी पीपीएससी वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, और ऑफलाइन में भी हमारा सॉइल चल रहा है बच्चे, तो जो इफेक्टिव स्ट्रेस होते हैं मैंने आपको बताया था, इफेक्टिव स्ट्रेसेस इन द कैपिलरी फ्रिंज जोन, क्योंकि कैपिलरी फ्रिंज जोन के अंदर बच्चे जो वाटर होता है ना, वो आपका सस्पेंडेड स्टेट में होता है। जैसे मान लो यहाँ पे मेरा ये ग्राउंड वाटर टेबल है और ये मेरा यहाँ पे ग्राउंड सरफेस है, तो हमेशा ध्यान रखना जो आपका कैपिलरी एक्शन होता है वो ड्राई सॉइल या पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल में होगा, कभी भी फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल में नहीं होता है। मतलब ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे कभी भी आपका कैपिलरी राइज नहीं होगा, कैपिलरी फ्रिंज नहीं होगा, इसके ऊपर ही होता है बच्चे। और तो कैपिलरी फ्रिंज होने से बच्चे यहाँ पे जो वाटर राइज करता है ना, ड्यू टू दिस सरफेस टेंशन, ओके, तो यहाँ पे जो वाटर होता है उसका जो वेट होगा डाउनवर्ड और सरफेस टेंशन वाला फोर्स अपवर्ड, तो सस्पेंडेड स्टेट में होता है वाटर। मतलब यहाँ पे जो पोर वाटर प्रेशर, जिसको हम यहाँ पे नेगेटिव लेके चलते हैं ड्यू टू सस्पेंशन, तो इफेक्टिव स्ट्रेस बच्चे जो होता है ना, वो टोटल माइनस पोर वाटर प्रेशर, नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे ऐड हो जाता है। इसलिए यहाँ पे बच्चे आपका जो इफेक्टिव स्ट्रेस होता है वो बढ़ता है। इसका आंसर बना है बच्चे 41 का ए। 42 के ऊपर आओ। अब मेरे ख्याल से देखो, ये क्वेश्चन तो आपके जेई में भी आ चुके हैं बच्चे। ये बोल रहा है डिस्चार्ज वेलोसिटी वी, सीपेज वेलोसिटी वीएस, और जो सीपेज वेलोसिटी होती है वो हमेशा डिस्चार्ज वेलोसिटी से ज्यादा होती है डार्सी लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपको नहीं बोला सर, ओके ठीक है, ओके ठीक है, ठीक है, क्रिएट फ्यूचर। हाँ मुझे क्लियर बताना है इधर, क्योंकि हमारे चैनल को ना थोड़ा सा डिग्रेड करने के लिए बहुत से दूसरे चैनल भी ये कुछ ताक में रहते हैं, ठीक है। तो बुरा मत मानना, वो शब्द आपके लिए नहीं थे, ये सब थे जो मैंने सोचा, परसीव किया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे जो सीपेज वेलोसिटी होता है बच्चे, वो हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि जो पोरोसिटी होता है ना, पोरोसिटी दिस इज ऑलवेज लेस देन 1। किसी भी तरह की सॉइल होगी बच्चे, पोरोसिटी की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी है। 1 से छोटी बच्चे आप कोई सा भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो, जो ओवरऑल आंसर निकल के आता है बच्चे, वो इस सीपेज वेलोसिटी से ज्यादा ही होता है। तो बच्चे मैं यहाँ पे बोलता हूँ, मेरा रिलेशन क्या हो गया बच्चे? अब ध्यान देना, अगर मैं इस डिस्चार्ज वेलोसिटी को लिखना चाहूं तो ये सीपेज वेलोसिटी और पोरोसिटी का प्रोडक्ट हो जाएगा। आंसर आ गया ए, आंसर है इसका ए। अब देखो, ये तो मैं बोल सकता हूं कि सरासर नाइंसाफी है कि बच्चे यहाँ पे जितने हैं उतने लाइक्स नहीं करते हैं, उतने लाइक्स नहीं करते हैं। तो आप जरूर कमेंट किया करो कि सर कुछ इस तरह से लेके आओ, कुछ एडिशनल लेके आओ, क्योंकि अभी तो ये पेपर है, मैं यहाँ पे कोई फिगर नहीं चिपका सकता हूँ, क्योंकि मुझको यहाँ पे आंसर देना है बच्चों को, और वो अपना यहाँ पे मार्क्स चेक करेंगे, स्कोर चेक करेंगे, राइट। तो लाइक कर दिया करो, सेशन को शेयर जरूर किया करो। सॉइल सैंपल हैज पोरोसिटी एंड इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी, वॉइड रेशियो। अरे वॉइड रेशियो क्या होता है? ये तो पोरोसिटी अपॉन 1 माइनस पोरोसिटी होता है क्या? और स्पेसिफिक ग्रेविटी उसमें उलझाने के लिए दे दिया, आपको परेशान करने के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया बच्चे। तो पोरोसिटी कितना है? 0.4, और नीचे 1 माइनस 0.4 करोगे 0.6 हो गया, 4 को 6 से भाग करोगे 2/3 आएगा क्या? और 2/3 कितना होता है? 0.667 होता है क्या? आंसर हो गया डी। लग रहा है किसी हालात से कि तुम यही का पेपर दे रहे थे एग्जाम के अंदर। हाँ, जो बच्चे बैठे होंगे, जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिए थे, तो उनको तो थोड़ा ये प्रॉब्लम होगा बच्चे। ये लो क्वेश्चन नंबर 44 पे आओ। अब थोड़े क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो रहे हैं, मैं बोल सकता हूँ थोड़ा सा कि आप अलर्ट रहना। एन अनड्रेन्ड ट्राइक्शियल कंप्रेशन टेस्ट, बच्चे ये जो अनड्रेन्ड ट्राइक्शियल कंप्रेशन टेस्ट होता है ना, ये यूसीएस ही है बेसिकली। दिस इज द यूसीएस, अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ टेस्ट, और कैरिड आउट ऑन सैचुरेटेड क्ले सैंपल अंडर अ सेल प्रेशर। सेल प्रेशर भी इसमें उलझाने के लिए दिया, क्योंकि यूसीएस के अंदर बच्चे जो यहाँ पे हमारा सेल प्रेशर होता है वो 0 होता है, लेट मी टेल यू, राइट। तो द सैंपल फेल्ड एट द डेविएटेड स्ट्रेस ऑफ दिस वन, द कोहेजन ऑफ द गिवन सैंपल ऑफ द क्ले। अरे यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि मुझे यूसीएस
जो फेलियर वाला स्ट्रेस है दैट इज क्यू यू इक्वल टू, ये बच्चे कितना होता है, ये ट्वाइस ऑफ कोहेजन होता है। तो कोहेजन कितना आ जाएगा, तो दिस इज नथिंग बट द फेलियर स्ट्रेस। ये 200 दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर किलो पास्कल, तो 200/2 हो जाएगा, तो 100 आ गया क्या, ये दिस इज 100 किलो पास्कल। इसका आंसर क्या होगा, सी। और मैं बोल रहा हूँ ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप जरूर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन गो थ्रू करके जाओ बच्चे। सबसे पहले अपनी स्टेट के क्वेश्चन गो थ्रू करो, वो कंप्लीट हो जाए, फिर आप अपना नेबरिंग स्टेट, जैसे अगर आप जेके से हो, जम्मू कश्मीर से हो, तो आप हिमाचल के क्वेश्चन लगाओ, पंजाब के क्वेश्चन लगाओ, हरियाणा के लगाओ बच्चे, ठीक है, आप दिल्ली अथॉरिटी के लगाओ। अगर आप पंजाब वाले हो, हरियाणा, हिमाचल, जेके सभी के क्वेश्चन लगाओ। और मैं बोल सकता हूँ दावे से कि जेके पीएससी, जेके एसएसबी में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा होता है, तो आपको अपना भी एक प्रेपरेशन लेवल पता चलेगा एज कम्पेयर टू द अदर स्टेट जेई लेवल एग्जामिनेशन। ठीक है, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे आपके स्टेट के अंदर, जो बच्चे जेके के हैं, तो अपना प्रेपरेशन थोड़ा बच्चे अच्छा रखना। ये लो क्वेश्चन नंबर 45, द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ अ सैचुरेटेड क्लेई सॉइल मास। प्रोसेस जिसमें धीरे धीरे जो वॉल्यूम है सैचुरेटेड क्लेई सॉइल मास का वो कम हो रहा है फ्रॉम सस्टेन्ड एप्लीकेशन ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेस। मतलब एक आपने सस्टेन्ड लोडिंग, स्टैटिक लोड लगा के रखा है, एंड एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर है बच्चे, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोला जाता है कंसोलिडेशन। दिस इज नथिंग बट कंसोलिडेशन। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे सेटलमेंट भी लिखा है, प्राइमरी सेटलमेंट भी लिखा है। बच्चे कंसोलिडेशन के अंदर दो चीजें इंक्लूड होती हैं, एक मैं बोलता हूँ प्राइमरी कंसोलिडेशन, दूसरा होता है यहाँ पे सेकेंडरी कंसोलिडेशन। जो प्राइमरी कंसोलिडेशन है बच्चे, ये जनरली अगर हम बात करें यहाँ पे जब एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर होता है और 90% तक पानी जब बाहर निकल जाता है, तो हम ये मान के चलते हैं मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, राइट, क्योंकि पूरी तरह से पानी को बाहर निकाल पाना इम्पॉसिबल है। अब मुझे जो बच्चे अभी हमारे साथ ऑफलाइन में जुड़े हुए हैं बच्चे, जो कोर्स में ऑफलाइन में जुड़े हैं, तो मैं ये दावे से बोल सकता हूं कि अगर उनको समय मिला होगा पेपर के अंदर, क्योंकि आपका टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे डिसाइड करेगा, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे टाइम फैक्टर टीवी इक्वल टू सीवी इंटू टी अपॉन डी स्क्वायर होता है। जब भी आपसे कभी वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताओ कि सॉइल मास को कंसोलिडेट करवाने के लिए कितना टाइम चाहिए पड़ेगा बच्चे, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, टीवी टाइम फैक्टर होता है, जो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन एंड टाइम required to achieve that degree of consolidation दोनों को आपस में लिंक करवाता है। एक क्लेई स्ट्रेटम गिवन था, ये क्लेई सॉइल है बच्चे, ये 10 मीटर इसका आपको डेप्थ गिवन था, इसके ऊपर आपको सैंड गिवन है, सैंडी सॉइल, नीचे भी यहाँ पे सैंड गिवन है। इट मींस ये डबल ड्रेनेज का केस हो गया, दिस इज द केस ऑफ द टू वे ड्रेनेज। अगर टू वे ड्रेनेज का केस होगा तो लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ बच्चे आपका h0/2 हो जाता है, तो ये 10 का आधा कितना हो गया, 5 मीटर हो गया क्या। और टाइम फैक्टर देखो 50% बोला है, 50% के लिए टाइम फैक्टर मैंने आपको बोला था क्लासरूम के अंदर, इसको रट के चले जाओ, पेपर में ये जरूर पूछता है आपसे 50%। तो ये देखो यहाँ पे 0.197 हो गया क्या। सीबी इसने देके रखा है बच्चे आपको सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के अंदर 0.002 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब एक काम कर लेना, आप इसको सेंटीमीटर में ही चेंज कर लो और बाद में सेकंड में जो बच्चे डाटा आ रहा होगा उसको आप डेज में कन्वर्ट कर लो, थोड़ा सा कैलकुलेशन हो रहा है यहाँ पे। और मैं बोल सकता हूँ कि आपके 2 मिनट तो लग जाएंगे आराम से, आराम से 2 मिनट लगेंगे बच्चे। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, यहीं पे मैं अगर मैं डाटा फ्रेम करूं बच्चे, मैं इसको मिटा देता हूं और यहाँ पे अगर मैं डाटा फ्रेम करूं, तो ये बच्चे मेरे पास जो टाइम है टू अचीव दिस 50% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, तो 0.197, ये जो डी स्क्वायर डिनोमिनेटर में यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डी कितना था, ये 5 मीटर था, 5 मीटर कितना हो गया सेंटीमीटर में, 500 हो गया क्या, इसका स्क्वायर कर लो। और बच्चे यहाँ पे आपका सीवी कितना दिया हुआ है, 0.002 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ऊपर भी सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, नीचे भी सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, कट जाएगा, तो 0.002 है क्या, मैं इसको 2/1000 लिख लूं क्या, और ये 1000 ऊपर चला गया क्या। आर यू गेटिंग बच्चे, यहां से ना सेकंड में आपको वैल्यू मिलेगी, और जो सेकंड में डाटा आ रहा है आपको पता है, अगर एक दिन की हम बात करें, गुप्तन गुप्ता सेम प्रीवियस ईयर 2010, हाँ क्वेश्चन तो आएंगे ना, 50 ईयर टू और 90 ईयर का, यस, चहल एंड रोहित, ये पूछते हैं आपसे बच्चे, ये फिक्स हैं चीजें जो आपसे यहाँ पे डाटा पूछेगा, और इसका जो आंसर आ रहा है बच्चे वो आ रहा है सॉल्व करने के बाद 285 डेज, 285 डेज। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 देखो बच्चे, मैच द फॉलोइंग ग्रुप्स, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट, ये होता है कोर्स ग्रेन्ड सॉइल में अगर आप कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकालना चाहते हो तो आप कांस्टेंट हेड टेस्ट से चलते हो बच्चे, क्योंकि कोर्स ग्रेन्ड सॉइल में आप डिस्चार्ज को मेजर कर पाते हो। एक वर्ड दिया है यहाँ पे सस्टेनेबल डिस्चार्ज, ओके, जिसको आप बेसिकली मेजर कर सकते हो, राइट, मतलब डिस्चार्ज जो मेजर किया जा सकता है बच्चे, तो यहाँ पे सैंडी सॉइल फ्रेम हो रही है। और ये जो कंसोलिडेशन टेस्ट है, ये तो यहाँ पे कोर्स ग्रेन्ड सॉइल में कभी भी कंसोलिडेशन नहीं होता है, और इवन ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऐसा नहीं है कभी नहीं होता है, लेकिन जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही होती है बच्चे, तब वो जो हमारी सैंडी सॉइल है वो मोस्टली कंसोलिडेट उसी वक्त हो जाती है। लेकिन क्लेई सॉइल में
वो धीरे धीरे आपका कंसोलिडेशन होता है। तो जो कंसोलिडेशन वर्ड है क्ले सॉइल के लिए, तो ये P का बना बच्चे 4 और Q का बना यहाँ पे 3, और जो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन होता है तो पाइल में होता है। S का बना यहाँ पे 1, चेक कर लो, P4Q3S1, P4Q3S1, और कहीं है क्या P4Q3, Q3 नहीं है। तो देखो आपका जो आंसर है यहाँ पे वो ए बन गया सीधा सीधा। तो जो पिक्नोमीटर टेस्ट है क्या करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं पिक्नोमीटर से। हाँ, फॉलिंग हेड के लिए फाइन ग्रेन सॉइल, यस, फॉलिंग हेड के लिए फाइन ग्रेन। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 48 पे आओ, कॉम्पैक्शन बाय वाइब्रेटरी रोलर। और मेरे ख्याल से बच्चे ये मैंने जो हमारे ऑनलाइन मॉड्यूल चले हुए हैं उसमें मैं बच्चों को क्वेश्चन भेजता हूँ डेली, और जो हमारे ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं बच्चे चंडीगढ़ के अंदर, मैं ये सारे क्वेश्चन बच्चे आप लोगों को करवा चुका हूँ। और जो बच्चे अभी यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डेफिनेटली वो बता सकते हैं यहाँ पे क्लियरली कि वाकई में ये क्वेश्चन तो वही फ्रेम हो रहे हैं जो हमें भेजे जा रहे हैं और हम करते हैं क्लासरूम के अंदर। ये अलग बात है कई बार बच्चे आप चीजों को गो थ्रू नहीं करते हो अच्छे से, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो अभी टाइम है, जाग जाओ बच्चे। तो वेल ग्रेडेड सैंड, क्योंकि हमारा जो वाइब्रेटरी रोलर होता है बच्चे, ये हमारा जो ग्रेनुलर सॉइल्स होती है इनको बहुत अच्छे से कॉम्पैक्ट कर रहा होता है, राइट। अगर मुझे सिल्ट ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी या क्ले ऑफ मीडियम कंप्रेसिबिलिटी को यहाँ पे सॉइल को कॉम्पैक्ट करना है बच्चे, तो मेरा जो कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट होगा वो चेंज हो जाएगा। अच्छा ये लो बच्चे, ये क्वेश्चन में बोल रहा है डायरेक्ट शियर टेस्ट कंडक्ट किया गया है कोहेजनलेस सॉइल के ऊपर अंडर नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस कितना दे दिया बच्चे, 200 किलो पास्कल का। द स्पेसिमेन फेल्ड एट शियर स्ट्रेस ऑफ, किस स्ट्रेस पे स्पेसिमेन फेल हुआ बच्चे, वो शियर स्ट्रेस गिवन है, मतलब ये एक तरह से आपको स्ट्रेंथ दे दिया उसने 100 kPa। द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, तो बच्चे शियर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला लगा लो कि टाउ इक्वल टू सी प्लस सिग्मा प्राइम tan phi। इज इट ओके? अब यहाँ पे बच्चे एक चीज ध्यान रखना, कोहेजनलेस बोल रहा है तो सी 0 होगा क्या, तो टाउ इक्वल टू सिग्मा प्राइम इंटू tan phi हो जाएगा क्या। तो टाउ कितना दिया बच्चे, टाउ 100, और सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेस को आप 200 लेके चलो, तो tan phi, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, तो tan phi 1/2 हो गया क्या। अब आपको ना थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि कैलकुलेटर्स आर मस्ट। और बच्चे कई बार कमेंट भी करते हैं क्लासरूम के अंदर, चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, कि सर हमारे कोर्स में तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। अरे तुम्हें यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा जब तुम कैलकुलेशन करोगे, जैसे यहाँ पे कुछ वैल्यूज होती हैं जो आपको बाय हार्ट कर लेनी होती हैं। अब देखो यहाँ पे तुम्हें बेनिफिट मिलता कि यहाँ पे tan की वैल्यू 0.5 कब होगी, जैसे tan 45 1 होता है बच्चे, तो कब आपको ये वैल्यू मिलेगा, समझ रहे हो बात को। मेरे ख्याल से इसका जो आंसर आता है, यस, ये बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर किया है। क्रिप्टन वाइटी ने जो आंसर फ्रेम किया वो 26.6, बिल्कुल सही, यही आंसर है बच्चे, 26.6। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 50, और मैंने जो बच्चे अभी हरियाणा के हमारा जो ऑफलाइन बैच में है, मैंने बच्चे स्पेशली बोला था और पिन पॉइंट किया था कि और कहीं से क्वेश्चन आए, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन आएगा, बॉसनिस थ्योरी, वेस्टरगार्ड थ्योरी, न्यूमार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट, या आपके पास अप्रोक्सीमेट मेथड से क्वेश्चन जरूर मिलेगा, और फॉर्मूले रट के चले जाना। अप्रोक्सीमेट मेथड में तो उसने बच्चे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दिया आपको, एक आपको वहां पे फुटिंग गिवन है जिसका डायमेंशन दे दिया इसने 2 मीटर बाई 1 मीटर, और यहाँ पे बच्चे आपको एक प्रेशर भी गिवन है 150 किलो पास्कल का, तो इसको अगर आप फोर्स में कन्वर्ट करोगे तो 150 इंटू 2 इंटू 1 ये एरिया हो जाएगा, तो 300 हो गया बच्चे। और यहाँ पे जो डिस्पर्सन हो रहा है ये लिख के दिया बच्चे, ये आपका ट्रेपेजॉइडल मेथड होता है, राइट। ये 2 वर्टिकल है, मैं यहाँ पे करता हूँ, ये 2 वर्टिकल है और ये 1 हॉरिजॉन्टल है बच्चे। अगर वर्टिकल 2 है तो हॉरिजॉन्टल 1 है। और कितनी डेप्थ इसने बोला है, वर्टिकल स्ट्रेस एट 1 मीटर बिलो द फुटिंग, तो फुटिंग से 1 मीटर नीचे आना है। अगर वर्टिकल 2 है तो हॉरिजॉन्टल 1 है, अगर वर्टिकल 1 है तो हॉरिजॉन्टल आधा हो जाएगा बच्चे। ये भी यहाँ पे हाफ मीटर हो गया, तो ये वाला कितना हो जाएगा बच्चे, ये 2 मीटर प्लस हाफ 1 मीटर हो गया बच्चे, तो 3 मीटर बन गया ये वाला 3 मीटर बन गया। और बॉटम में ना कुछ आपको ऐसे मिलने वाली फॉर्मेशन, ये जो बॉटम वाला एरिया बच्चे, ये जो रेड वाला ये 3 मीटर हो जाएगा। अगेन यहाँ पे 1 मीटर प्लस हाफ 1 मीटर और, तो 2 मीटर बन जाएगा ये। तो बच्चे ये जो आपके पास लोड आया, क्योंकि आप स्ट्रेस लिखना चाहते हो यहाँ पे, इस लेवल पे कितना होगा, प्रेशर या स्ट्रेस लिख लो जो भी आप लिखना चाहते हो। तो बच्चे ये जो प्रेशर हो जाएगा ये लोड अपॉन एरिया फुटिंग हो गया क्या इस लेवल पे। तो लोड कितना है, लोड 150 इंटू 2 इंटू 1, मतलब प्रेशर इंटू एरिया। और नीचे वाला एरिया कितना है बच्चे, यहाँ पे 3 इंटू 2 है क्या, 2 से 2 कट गया और 50 आ गया, 150 को 3 से भाग कर दो, 50 आंसर आ गया सीधा सीधा। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 36 डिग्री में डाउट है, 36 डिग्री कहाँ आ गया, कैलकुलेशन करो ना बच्चे। 36 डिग्री तो है नहीं, 26.2 आएगा ना। यहाँ पे डाटा गिवन है, आपको कुछ भी नहीं करना बच्चे, आपको डाटा गिवन है, एवरीथिंग इज गिवन। रोहित सैनी कॉपी पेस्ट नहीं किया,
ये जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो पेपर डाले कॉपी पेस्ट नहीं होता बच्चे, हर स्टेट में ये चीज होती है। मैं बार बार बच्चों को बोलता हूँ और मैं दावे से बोलता हूँ, ठोक बजा के बोलता हूँ कि जब भी पेपर सेट होते हैं बच्चे, ऐसे प्रीवियस ईयर के पेपर रखे जाते हैं। और उसमें से अगर आप तुम हर पेपर की भी बात करो, एक एक क्वेश्चन भी उठेगा, तो तुम ये लेके चलो, अगर तुमने पिछले 15 से 20 क्वेश्चन लगाए तो 15 टू 20 क्वेश्चन, 15 टू 20 ईयर्स के क्वेश्चन लगाए तो 15 से 20 क्वेश्चन तो वैसे तुम्हारे होने वाले हैं। और मैं बता देता हूँ, जो जनता होती है 50 से 55 नंबर लेने वाली बहुत सारी है, और जो सिलेक्शन दिलाती है वो लास्ट के 10 से 15 ही क्वेश्चन होते हैं, मतलब 10 टू 15 मार्क्स, उसमें से आपके 10 से 12 नंबर आ रहे हैं, तुम्हारा नाम होता है लिस्ट में, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन हमने कर लिया बच्चे, इसका आंसर तो आ गया। क्वेश्चन नंबर 51 पे आओ। अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द फ्रिक्शन पाइप। और अभी जेके पीएससी वालों ने रिसेंटली अभी फाउंडेशन पढ़ा है, मेरे ख्याल से वो तो आंसर कर सकते हैं आराम से। तो बच्चे यहाँ पे जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है फ्रिक्शन पाइल की, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अल्फा इंटू दिस कोहेजन, एवरेज कोहेजन ऑल दो पाई डी एल। तो ये मेरा लेंथ हो गया पाई डी। पाई डी क्या हो गया यहाँ पे, सर्कमफेरेंस हो गया पाइल का, क्योंकि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन क्या है, इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे सरफेस एरिया। और बच्चे यहाँ पे आपका ये कोहेजन हो गया, तो सरफेस एरिया इंटू अलोएबल प्रेशर या स्ट्रेस, तो फोर्स मिल जाएगा। तो बस वैल्यू पुट करो बच्चे, अल्फा कितना दिया है 0.7, सीयू कितना दिया हुआ है 50, और पाई ये आपको पता 3.142 वैल्यू होती है। डायमीटर कितना है 0.5 मीटर दिया हुआ है बच्चे, ये देखो यहाँ पे। लेंथ कितना है यहाँ पे 10 मीटर है। बस डेसिमल को आप यहाँ पे हटा लो। सर मैं 2020 से लेकर 2007 एचपीएससी सभी क्वेश्चन, तभी तो मैं मार्क्स 84। हाँ वेरी गुड रोहित सैनी, तुम्हारे अगर 84 बन रहे हैं ना, 84 मार्क्स बन रहे हैं, तो डेफिनेटली तुम रेस में हो, तुम सब्जेक्टिव की तैयारी करो, सब्जेक्टिव की तैयारी करो। मैं इसलिए बोलता हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मस्ट होते हैं। इसको सॉल्व करो बच्चे, इसको सॉल्व करने के बाद जो मुझे आंसर मिला वो 549.50 किलोन्यूटन मिल रहा है आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 52 पे आओ। अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ ऑफ सैचुरेटेड क्ले। जब भी ये बात करता है अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ ऑफ सैचुरेटेड क्ले, तो यूसीएस टेस्ट की बात कर रहा होता है। यूसीएस टेस्ट में जो आपका स्ट्रेंथ होता है वो ट्वाइस ऑफ कोहेजन के बराबर होता है बच्चे, ठीक है। जो स्ट्रेंथ होता है वो ट्वाइस ऑफ कोहेजन के बराबर हो जाएगा, ओके। अनड्रेन्ड, अच्छा देख लेते हैं इसने क्या डाटा क्या पूछा है यहाँ पे, पहले देख लेते हैं फिर बढ़ते हैं आगे। ये पूछ रहे हैं अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ ऑफ अ सैचुरेटेड क्ले टेस्टेड इन अनकन्फाइंड कंप्रेशन is given in term of the unconfined compressive strength QU। तो QU क्या होता है बच्चे, QU इक्वल टू ट्वाइस ऑफ C हो गया क्या। QU क्या हो गया, QU यहाँ पे ट्वाइस ऑफ C हो गया, और C में अगर लिखना चाहूं तो QU बाई 2 हो गया क्या। तो यहाँ पे 1/2.5 हो गया क्या, और यहाँ पे स्टार लगाने का मतलब क्या है, ये प्रोडक्ट में है, तो आंसर A हो गया क्या 52 का A। यस बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन में फिलहाल के लिए मैं अभी ड्रॉप कर रहा हूं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 54 पे आओ। ईच ज्वाइंट इज सेपरेटेड फ्रॉम अ स्ट्रक्चर एज फ्री बॉडी। तो बच्चे आप जब भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो, जब भी आप एफबीडी बनाते हो जिसमें आप फोर्सेस और रिएक्शन को शो कर रहे होते हो, तो हमेशा जो आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर होना चाहिए, एफबीडी होना चाहिए, वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। दैट शुड बी इन द इक्विलिब्रियम, ओके, दैट शुड बी इन द इक्विलिब्रियम। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आ जाओ बच्चे। इफ वाटर रिक्वायरमेंट फॉर 100 ग्राम ऑफ द साउंडनेस टेस्ट। अच्छा बच्चे ध्यान रखना कि साउंडनेस टेस्ट में जो आपका यहाँ पे कंसिस्टेंसी होता है ना, वो 0.78 होता है, मतलब जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है 0.78, 78% ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड फॉर द कंसिस्टेंसी टेस्ट, राइट। तो कितना दिया हुआ है आपको, वाटर रिक्वायर्ड फॉर 100 ग्राम ऑफ साउंडनेस टेस्ट ऑफ द सीमेंट इज, इतना दिया है बच्चे आपको 23.4 मिलीलीटर साउंडनेस के लिए। सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ द सेटिंग टाइम। सेटिंग टाइम के लिए कितना होगा, ये क्वेश्चन है। तो 78% ऑफ व्हाट, कंसिस्टेंसी का, और सेटिंग टाइम बच्चे जब हम निकाल रहे होते हैं ना, तो हमारा जो यहाँ पे वाटर होता है वो 85% होता है, किसका, वो कंसिस्टेंसी का, सॉरी 0.85 टाइम पी, और ये 0.78 पी होता है। तो इसको सॉल्व करो और बताओ कितना आंसर आता है इसका। मेरे ख्याल से ये सॉल्व भी किया होगा आप बच्चों ने, काफी बच्चों ने इसको सॉल्व किया है। तुम सीधा देख लो ना कि यहां से तुम पी निकाल लो, तो पी कितना आ रहा है इसका 0.78 हो गया क्या, राइट। और ये आपका सेटिंग टाइम के लिए
तो यहाँ पे आप क्या करो, इस p को मल्टीप्लाई कर लो 23.4 अपॉन 0. अरे समझ रहे हो बात को, कुछ नहीं किया, कॉमन सेंस लगाई आप लोगों ने। यस बिल्कुल सही है, सर्जिंग डिप्लोमेट का भी आंसर सही है, हाइड्रोलॉजी का भी आंसर सही है, ठीक है। 25.5। क्वेश्चन नेक्स्ट आओ, 56 क्वेश्चन बचे, ये लिमिटिंग मूवमेंट पूछ रहा है। जब भी वो लिमिटिंग वर्ड लगाता है तो मतलब बैलेंस सेक्शन का मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये चेक करो, स्टील क्या गिवन है, Fe 415, तो जो MU लिमिटिंग होता है बच्चे यहाँ पे वो 0.138 FCK इंटू BD स्क्वायर होता है क्या, ये होता है ना फॉर्मूला, लगा दो यहाँ पे फॉर्मूला। फिर 0.138 है, 0.14 मान लो, क्योंकि कैलकुलेटर तो है नहीं पेपर में। FCK 25 दिया हुआ, B कितना दिया है 300, और D इफेक्टिव डेथ जो 550 का स्क्वायर है। बस सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करनी है एग्जाम के अंदर। D आ रहा है क्या, 250 आ रहा है क्या, अरे 250 नहीं आ रहा है हाइड्रोलॉजी, 313.10 आ रहा होगा, 313.10 आ रहा है क्या, ये चेक करो। MU लिमिटिंग का फॉर्मूला क्या होता है Fe 415 के लिए, Fe 415 के लिए 0.138 होता है, राइट। गलत करके आए होंगे क्वेश्चन तो बच्चे मार्क्स कटेंगे। अच्छा ये देखो, अरे ये तो बिल्कुल फ्री का मार्क्स देती है आपको। कैंटिलीवर बीम, एक कैंटिलीवर बीम है और उसके ऊपर यूडीए लग रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो शियर फोर्स कैसे बनता है बच्चे इसका, एसएफटी बना सकते हो क्या इसका, यस एसएफटी कुछ ऐसा बनता है इसका, लीनियर होती है लाइन, लेट मी टेल यू दिस लाइन इज लीनियर। तो ये कौन सा लॉ है, पैराबोलिक का क्या, अरे पैराबोलिक तो बना नहीं है, ये लीनियर लॉ है, दिस इज अ लीनियर लॉ। पैराबोलिक कैसे बनेगा, इसने बीएमडी नहीं पूछा है यहाँ पे, बीएमडी आंसर नहीं किया, राइट। क्वेश्चन नंबर 58 पे आओ, देखो जरा, स्ट्रेंथ ऑफ हॉलो शाफ्ट फॉर सेम लेंथ। अगर मैं सेम लेंथ की बात करूं, मेरे पास बच्चे दो शाफ्ट हैं, एक हॉलो शाफ्ट है, हॉलो मतलब जो अंदर से खाली होती है, और एक सॉलिड शाफ्ट है, ओके। दोनों की लेंथ सेम है बच्चे, दोनों का वेट भी सेम है, मटेरियल भी सेम है। तो जो हॉलो शाफ्ट होती है ऑफकोर्स वो ज्यादा पावर ट्रांसमिट करती है एज कंपेयर टू सॉलिड वन। तो मतलब यहाँ पे स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, ऑफकोर्स हॉलो की ज्यादा होगी बच्चे। लेकिन जब स्पेस की रिस्ट्रिक्शन होती है फिर सॉलिड यहाँ पे बाजी मार लेती है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 59, अरे क्या पूछा इसने, अरे डेफिनेशन पूछ लिया इसने तो आरसीसी में कि कैरेक्टरिस्टिक लोड क्या होता है, लोड की वो वैल्यू जिसके 95% ये चांसेस हैं लोड स्ट्रक्चर के ऊपर उससे कम ही रहेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक लोड इज दैट लोड व्हिच हैज 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एक्सीडेड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर। ये असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम हुआ है बच्चे आज, ओके। तो आंसर इसका ए है। क्वेश्चन नंबर 60 पे आओ, द डेवलपमेंट लेंथ फॉर टेंशन फॉर द रिइंफोर्स्ड कंक्रीट। अरे ये एलटी का फॉर्मूला पूछा है बच्चे, और एलटी का फॉर्मूला क्या होता है, 0.87 FY अपॉन 4 टाउ BD, और न्यूमरेटर में यहाँ पे 5 भी होता है, ये है LSM में। और ये जो 0.87 FY है बच्चे, ये हमारा डिजाइन स्ट्रेस होता है LSM में, तो WSM में हम इसको सिग्मा ST से रिप्लेस करते हैं, साथ में 5 अपॉन 4 टाइम टाउ BD, ये होता है मेरा WSM में डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला है कहीं पे, यस सिग्मा ST इंटू 5 अपॉन 4 टाइम टाउ BD, यस बी आंसर है। अपनी प्रिपरेशन चेक करो बच्चे। क्वेश्चन नंबर 61, इक्विवेलेंट शियर फोर्स, ये बच्चे ऐसा टॉपिक है जो जहां से क्वेश्चन बनता है। इक्विवेलेंट शियर फोर्स ये तब पिक्चर में आता है जब एक आरसी सेक्शन के ऊपर आपका ट्विस्टिंग मोमेंट या टॉर्शन भी दिया होता है क्वेश्चन के अंदर। तो इक्विवेलेंट शियर फोर्स, उस ट्विस्टिंग के कारण बच्चे एक एडिशनल शियर फोर्स आता है, और वो एडिशनल शियर फोर्स होता है 1.6 TU अपॉन बी। अगेन फॉर्मूला अगर याद होगा तो आंसर फ्रेम कर सकते हो, नहीं तो फंसे जाओगे वहां पे पेपर के अंदर। वीयू बच्चे से देखे रखा है आपको 120 किलोन्यूटन बैंडिंग मोमेंट उलझाने के लिए दिया है, इसको कहीं यूज नहीं करना। टॉर्शनल मूवमेंट, ट्विस्टिंग मूवमेंट यहाँ पे TU है, प्लस 1.6 यहाँ पे इंटू 40, और बी कितना दिया, विड्थ दिया बच्चे 300 में 0.3 मीटर कर लो इसको, और 0.3 मीटर बच्चे मैं यहाँ पे ना एक काम कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे 16 लिख दिया क्योंकि 1.6 होता है, नीचे यहाँ पे 0.3 आना, मैंने 3 कर दिया, डेसिमल से डेसिमल कट कर दिया मैंने, और मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ, लगभग ये 3 5 15 होता है, 5 से हल्की सी वैल्यू बड़ी आएगी, और 40 इंटू 5 कितना हो गया बच्चे 200 समथिंग। तो चेक कर लो कितना आंसर आ रहा है इसका, इसका आंसर मुझे बताओ कितना आ रहा है। 200 प्लस 120 करोगे ना तो 320, मतलब 300 से बड़ा ही आंसर है, 300 से बड़ा आंसर एक ही है, ऑप्शन ए। अरे समझे बात को, मतलब स्मार्टली काम करोगे तो तुम पेपर आराम से निकालोगे, और थोड़ा जल्दबाजी नहीं करोगे ना, हड़बड़ाहट में नहीं रहोगे, तो बहुत सारी मिस्टेक तुम एलिमिनेट कर सकते हो पेपर के अंदर। मैं दावे से बोलता हूँ बच्चे कि बहुत अच्छे अच्छे ब्रेन के भी बच्चे हमारे पास रहे हैं और अभी भी हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हरी के कारण वो पेपर क्रैक ही नहीं कर पाते। तो ये चीज को आपको ओवरकम करना है, और ये आएगा आपको प्रैक्टिस के साथ। प्रैक्टिस जरूर करें, और जब भी कोचिंग सेशन होता है हमारे साथ जुड़े जरूर। लियो बच्चे क्वेश्चन नंबर 62 के साथ आए। क्वेश्चन नंबर 62, द लार्जर मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट। अब बच्चे जब एग्रीगेट का साइज बढ़ रहा होता है, एक चीज मैं बता देता हूँ, यहाँ पे स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है, यहाँ पे सरफेस एरिया टू वॉल्यूम का रेशो,
और बच्चे ये जो परफेक्टली राउंडेड एग्रीगेट के लिए जो वैल्यू आती है वो 6/d आती है, वेयर d इज द साइज ऑफ द एग्रीगेट। और जैसे जैसे एग्रीगेट का साइज बढ़ता है बच्चे, d यहाँ पे बढ़ेगा, ये जो मेरा स्पेसिफिक सरफेस एरिया घटता चलता है और जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, सीमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, वो कम आती है। सर मेरा मॉक टेस्ट लगाया सर, मैंने मॉक सर, हाँ बिल्कुल अच्छी बात है, मॉक टेस्ट लगाओ, बहुत अच्छी बात है रोहित सैनी। तो बच्चे यहाँ पे क्या देखो, लार्जर द मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट रिक्वायर्स अ स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ सीमेंट फॉर अ पर्टिकुलर वाटर टू सीमेंट रेशियो। इसका आंसर है बच्चे बी, 62 का है बी। यस, जो आंसर बी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, जो आंसर बी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 63 पे आओ, फॉर अ कांस्टेंट, देखो जरा, फॉर अ कांस्टेंट एग्रीगेट सीमेंट रेशियो। अब यहाँ पे एग्रीगेट और सीमेंट का रेशियो कांस्टेंट बोल रहा है। इफ कोर्स एग्रीगेट इंक्रीज एट एक्सपेंस ऑफ द सैंड, अरे सैंड को घटाना पड़ रहा है और कोर्स एग्रीगेट बढ़ रहे हैं यहाँ पे। अगेन अगर साइज ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा बच्चे तो यहाँ पे जो सरफेस एरिया होगा वो घटेगा, राइट। टोटल सरफेस एरिया, ऑफ कोर्स स्पेसिफिक सरफेस एरिया इट इज रिड्यूस्ड, ये घटेगा, कभी बढ़ेगा नहीं है। पार्टिकल साइज घटने से ये बढ़ता है और पार्टिकल साइज बढ़ने से ये घटता है, इनवर्स रिलेशन होता है इनके बीच में। क्वेश्चन नंबर 64 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 64 में देखो बच्चे क्या बोल रहा है, द कंस्टिट्यूएंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, रेट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन नहीं पूछा है, रेट ऑफ हाइड्रेशन। और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर ये C4AF लिखते तो मेरे ख्याल से 55% जनता फिर फंस गई थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो यहाँ पे बच्चे सबसे ज्यादा जो यहाँ पे हीट रिलीज करता है और जिसका रेट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा है C3A, उसके बाद C3S, उसके बाद C2S। अगर C4 भी होता तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ हाइड्रेशन इसका होता है। ऑल्दो हीट ऑफ हाइड्रेशन जो टोटल हीट रिलीज करेगा वो ये कम करता है, ये C3A सबसे ज्यादा हीट रिलीज करता है, लेकिन रेट ऑफ हाइड्रेशन इसका ज्यादा है, ये मैं बता देता हूँ। कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 65 पे आओ, द मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन फॉर द टॉर्शनल रेजिस्टेंस। और मैंने ये क्लास में बहुत बार बताया है कि जो ट्यूबुलर सेक्शंस होते हैं दे आर बेस्ट सेक्शन इन केस ऑफ द टॉर्शन। अगर टॉर्शन एक्ट कर रहे हैं बच्चे तो यहाँ पे है कहीं ट्यूबुलर सेक्शन, यस, हॉलो ट्यूब जो होती है बच्चे वो ट्यूबुलर सेक्शन ही है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर बना डी। ओके, सिंगल एंगल नहीं होता है मोस्ट एफिशिएंट, नहीं बच्चे, रोहित सैनी गलत करके आ गए, एंगल सेक्शन नहीं होता है, चैनल सेक्शन भी नहीं होता है। जो चैनल सेक्शन बोल रहे हैं, एंगल सेक्शन बोल रहे हैं, आंसर है हॉलो ट्यूब। जो ट्यूबुलर सेक्शंस होते हैं दे आर द बेस्ट सेक्शन इन रजिस्टिंग द टॉर्शन। इसलिए बच्चे हमारे पास क्या होता है ना, हम जो कलवर्ट भी बना रहे होते हैं, अगर आपने कभी देखे हैं, ठीक है, जब पानी हमारे पास कम होता है तो वो भी एक तरह से हमारे पास ट्यूबुलर सेक्शन ही होता है। डी इसका आंसर है। 66, which type of cross section gives an ideal behavior as a beam। तो बच्चे जो प्लास्टिक सेक्शंस होते हैं ना, जब सारे के सारे जो फाइबर होंगे मेरे वो अपनी कैपेसिटी तक रीच हो जाएंगे बच्चे, मतलब सभी पे जो स्ट्रेस हो जाएगा वो F/y हो जाएगा बच्चे, तो मैं बोलता हूँ मेरा जो सेक्शन है वो प्लास्टिक सेक्शन बन चुका है। तो इसको हम आइडियल लेके चलते हैं, दिस इज आइडियल सेक्शन। और टोटल सेमी कॉम्पैक्ट है क्या, सेमी कॉम्पैक्ट है, चलो ये चेक कर लेना, सेमी कॉम्पैक्ट है, ये प्लास्टिक सेक्शन है, ठीक है, जो भी आपने पढ़ा है मेरे ख्याल से इसका प्लास्टिक सेक्शन आंसर है। और दूसरा बच्चे देखो यहाँ पे ना 4 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है, प्लास्टिक सेक्शन, कॉम्पैक्ट सेक्शन, सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन और सिलेंडर सेक्शन। तो ये भी क्वेश्चन डाला है। अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का मैं थोड़ा सा आइडिया दूं, क्वेश्चन नंबर 67, ये चेक करो, ये पूछ रहा है हाउ मेनी बकलिंग क्लास ऑफ क्रॉस सेक्शन आर देयर इन द स्ट्रीट। कितनी यहाँ पे बकलिंग क्लासेस है, तो 4 है बच्चे यहाँ पे, 1 2 3 4 बकलिंग क्लासेस कितनी है, 4 बकलिंग क्लासेस कितनी है, 4 है, तो इसका आंसर बना डी। 68 पे आओ बच्चे। 68 पे देखो क्या बोल रहा है, ये एक कैंटिलीवर बीम है जिसका लेंथ दिया 2L, हैज फ्लेक्सिबल रिजिडिटी EI अप टू लेंथ L लेंथ तक इसका EI फ्लेक्सिबल रिजिडिटी दिया हुआ है। और उसके बाद जो बच्चे इसका अगेन रिमेनिंग वाला जो L लेंथ है फ्लेक्सिबल रिजिडिटी EI/2 दिया हुआ है, ये भी L ही है, ओके। और एक मोमेंट लग रहा है यहाँ पे फ्री एंड के ऊपर, लगा दो कैसे भी। अभी पूछा है कि यहाँ पे स्लो बताओ बीम का फ्री एंड पे कितना होगा, 68 का सी, यस वेरी गुड। ये 3 ml/2 EI है बच्चे, ये 3 ml/2 EI है, तो आप इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हो, ओके। दिस 0 टू ये वाला कितना है, L है बच्चे, 0 टू L, तो ये आपका m dx/EI हो जाएगा। अगेन यहाँ पे आपका L से 2L, क्योंकि 2L दिया हुआ है यहाँ पे, सो L से 2L, ये कितना हो जाएगा बच्चे आपका, ये m dx/EI की जगह EI/2 हो जाएगा। सॉल्व कर लो, इंटीग्रल सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। जिन्होंने सी यहाँ पे फ्रेम किया आंसर उनका सही है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 69 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 69 में देखो क्या बोल रहा है, अब बॉडी इज सब्जेक्टेड टू नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेस। ये बॉडी है बच्चे, इस पे नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है, ये मान लो यहाँ पे, और नॉर्मल है, ये कितना दिया है 1200 मेगापास्कल का ऑन वन प्लेन एंड 1200 मेगापास्कल कंप्रेसिव ऑन द प्लेन नॉर्मल टू द फॉर्मल। इसके परपेंडिकुलर जो प्लेन है बच्चे, इस पे आपको दिया हुआ वो भी नॉर्मल ही है, लेकिन वो कंप्रेसिव है, गौर करना। और ये जब भी किसी प्लेन के ऊपर नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं, कोई भी शेयर स्ट्रेस नहीं होता बच्चे, तो वो प्रिंसिपल प्लेन है। तो ये जो स्ट्रेसेस होते हैं आपके, ये आपके प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं। फिर
और ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम दे रहा है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों से सेम है। सर न्यूमेरिकल हाथ, रोहित सैनी मैं समझा नहीं सर, न्यूमेरिकल हाथ टेटे, मैं समझा नहीं आपकी ये भाषा। चलिए कोई बात नहीं बच्चे। तो यहाँ पे टाउ मैक्स कैसे लिखते हैं? टाउ मैक्स लिखने का बच्चे मेरा जो फॉर्मूला था सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 होता है बच्चे। तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो गया 1200, ये टेंसाइल इन नेचर है तो प्लस साइन होगा, माइनस ये कंप्रेसिव नेचर तो माइनस माइनस प्लस हो गया क्या, तो बाई 2 1200 1200 2400 2400 का आधा कितना हो गया 1200 हो गया क्या। तो क्या कर रहे थे वो, अरे पेपर जो सेट किया है ना तो सब्जेक्टिव बच्चे अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। हाथ टाइट है, ओके हाथ टाइट है, ओके। ये सर्जिंग डिप्लोमेट बहुत अच्छा आप कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप बच्चे, क्वेश्चन नंबर 70। द बीम ए, एक बीम ए गिवन है बच्चे 200 mm जिसका विड्थ है और 500 mm जिसकी विड्थ है, और जिस वे से मैं सॉल्व कर रहा हूं सेम वे से आप पेपर में भी करो, मैं ये बोलता हूं सेम वे से आप पेपर में भी करो। हरीश सिंह सर, ओके सर्जिंग डिप्लोमेट इज हरीश, वेलकम हरीश वेलकम। चलिए, और ये इसका विड्थ कितना है, ये 300 और ये डेप्थ कितना दिया बच्चे 600, ये इसका बीम बी, बोथ बीम्स आर आरसीसी M20 Fe415 ग्रेड कंक्रीट एंड स्टील। ये उलझाने के लिए द रेशियो ऑफ बेंडिंग स्ट्रेंथ, जब भी बेंडिंग स्ट्रेंथ की बात करते हैं बच्चे वो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेंथ की बात कर रहा होता है जो होता है M/Z। तो यहाँ पे अगर स्पैन सेम है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं यूडीएल भी लगाता हूँ या पॉइंट लोड भी लगाता हूँ तो बच्चे यहाँ पे मेरा जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो स्पैन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं सीधा बोल सकता हूँ कि मुझे रेशियो लिखना है बच्चे बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ बीम ए टू मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बीम बी। तो बच्चे ये रेशियो आएगा ZB अपॉन ZA, और Z क्या होता है बच्चे, Z तो BD स्क्वायर बाई 6 होता है, तो B 300 D स्क्वायर बाई 6, नीचे B 200 D स्क्वायर बाई 6, 6 से 6 कट जाएगा, सॉल्व करो कितना आंसर आ रहा है। ये मेरे ख्याल से आंसर फ्रेम किया है बच्चे ने, 0.46 आ रहा है क्या, हाइड्रोलॉजी 0.46 और ये 2.17 भी फ्रेम किया है। हाँ 2.17 आंसर है इसका, 2.17 है। ये गलती मत करना, यहाँ पे बोला रेशियो बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए, तो बच्चे जब बेंडिंग स्ट्रेंथ लिखोगे ना आप M/ZA अपॉन M/ZB करोगे बच्चे, M से M कट जाएगा, ZA नीचे आएगा और ZB ऊपर जाएगा, गलती मत करना यहाँ पे, राइट। बढ़े आगे, और जो आप गलत आंसर निकालोगे बच्चे वो भी ऑप्शन में है। अब ये चेक कर लो, बेंडिंग मोमेंट एट फिक्स्ड एंड ऑफ प्रॉप्ड कैंटिलीवर, प्रॉप्ड कैंटिलीवर के फिक्स्ड एंड पे। अब देखो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे पूछा कितना होगा बच्चे, और गौर करना मैं बोलता हूँ यहाँ पे शिफ्टिंग प्रोसीजर आप अपना लो। और शिफ्टिंग प्रोसीजर क्या होता है बच्चे, ये वाले पी को उठाओ यहाँ पे लगाओ, पी यहाँ पे लगाया और उसके साथ आप एक कपल भी लगा लो, कितना मैग्नीट्यूड P इंटू ए। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि एक कैंटिलीवर बीम है और यहाँ पे कोई पॉइंट लोड लग रहा है और यहाँ पे डिफ्लेक्शन कितना होगा, कैन यू टेल मी, ये वैल्यू कितना है, ये B है, तो इज इट PB³ अपॉन 3EI, इज इट ओके। और जब कोई कैंटिलीवर मुझे गिवन है, ध्यान सुनते रहना बच्चे, और यहाँ पे आपका कपल लग रहा है P इंटू ए का, तो ये स्पैन मेरा B है, तो डिफ्लेक्शन कितना होगा इस पॉइंट के ऊपर कपल के कारण, तो ML स्क्वायर अपॉन 2EI होता है। M की जगह बच्चे यहाँ पे P इंटू ए है, ओके, तो ML स्क्वायर अपॉन 2EI ये बन गया बच्चे, दोनों ऐड कर लो तो टोटल डिफ्लेक्शन आ गया यहाँ पे, ये रेड वाले जो मैंने एरो लगाए हैं इसके कारण, राइट। अब बच्चे यहाँ पे क्या है ना, हम गौर करना जरा, मैं ये थोड़ा सा फ्रेम कर रहा हूँ। तो बच्चे ये मेरे पास जो आया था PB³ अपॉन 3EI प्लस PA इंटू B स्क्वायर अपॉन 2EI, ये तो आया बच्चे लोडिंग के कारण। अब इतना डिफ्लेक्शन नहीं होगा क्योंकि डिफ्लेक्शन तो जीरो होगा, यहाँ पे सपोर्ट दिया हुआ है, और मान लो ये रिएक्शन को मैं R बोल दूं तो ये भी कुछ ऐसे डिफ्लेक्शन कर रहा होगा, और ये नीचे नहीं आ रहा होगा तो डिफ्लेक्शन जीरो होगा बच्चे। तो अगेन उसी पॉइंट के ऊपर पॉइंट लोड होगा तो डिफ्लेक्शन कितना, तो W दैट इज R L इज B³ अपॉन 3EI। इसको सॉल्व करो बच्चे, इसको सॉल्व करो, मैंने सॉल्व किया है, और सॉल्व करने के बाद ये जो वैल्यू आती है बच्चे यहाँ पे, ये आपको मिलेगा जो रिएक्शन का वैल्यू आ रहा है बच्चे, रिएक्शन का बच्चे जो आपको वैल्यू आएगा इट इज कमिंग टू बी P प्लस 3/2 ऑफ PA/B, ये रिएक्शन मिला आपको, राइट। अब आपने यहाँ पे लिखना है कपल कितना है, बेंडिंग मोमेंट कितना है, तो ये P इंटू A प्लस B हो गया क्या, और ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज तो नेगेटिव, और ये वाला रिएक्शन के कारण कितना होगा R इंटू B, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ P डिस्टेंस कितना, देखो R इंटू B कर रहा हूँ बच्चे, R इंटू B, तो R कितना, R तो A है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं इसको मिटा के डायरेक्टली वैल्यू फ्रेम करता हूँ, तो PB माइनस 3/2 ऑफ PA, और ये बच्चे आपका माइनस में, तो PB P इंटू B, PB कैंसिल आउट, तो ये प्लस है, सॉरी 3/2 PA और ये माइनस PA,
तो 3/2 कितना था 1.5 PA हो गया क्या, इसमें से आप PA घटाओगे तो 0.5 PA, दैट इज PA/2। जिन्होंने आंसर किया है सी उनका है सही, जिन्होंने आंसर नहीं किया सी वो फंसे। प्रीवियस क्वेश्चन PA+B नहीं, PA+B नहीं आ रहा बच्चे, इसका तो आंसर आ रहा है PA/2। शिफ्टिंग प्रोसेस जैसे करो ना, PA/2 आ रहा है, A+B कैसे आ गया, A+B नहीं आ रहा है। इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर तो सी आ रहा है ना, PA/2। पता नहीं क्या कर दिए होंगे। ठीक है, फटाक से बता दो ये क्लियर हुआ कि नहीं। आंसर की में, आंसर की तो आई नहीं। अच्छा प्रीवियस ईयर तो बच्चे गलत भी होते हैं आंसर की में, वो रिवाइज भी आती है आंसर की, वो भी देखना होता है। जो एक बार आंसर की आती है ना उसी को पकड़ के नहीं चलना होता है। ठीक है, तभी तो आप आंसर को चैलेंज भी करते हो ना बच्चे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 72, ऑल्दो ये हमारा क्वेश्चन नहीं है, ये नॉन टेक का पार्ट है। ये बोल रहे हैं y% ऑफ z, p क्या है, p इज द y% ऑफ z, और y% क्या हो गया, y% 0.0 y ऑफ z हो गया क्या, और q क्या है, q इज द z% ऑफ y, z% ऑफ y 0.0 z ऑफ y हो गया क्या। क्या दोनों सेम है, जब लेफ्ट हैंड साइड सेम होगी तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी बच्चे, तो p इक्वल टू q हो गया क्या, नॉन टेक वाला पार्ट, p इक्वल टू q हो गया क्या, आर यू गेटिंग, p इज ग्रेटर देन q। ये किसका आंसर कर रहे हो भाई, पीछे वाले का किया क्या, पीछे वाला किया तो सी है। अच्छा सम ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर, फर्स्ट 3 प्राइम नंबर, पहला 2 हो गया, दूसरा 3 हो गया, तीसरा 5 हो गया। गलती करोगे, गलती करोगे, मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों ने गलती की होगा यहाँ पे। 2 + 3 5, 5 + 5 10 हो गया क्या। ठीक है, बाकी ये नॉन टेक वाला पार्ट बच्चे ये मैं छोड़ देता हूँ अभी। और कुछ ये देखो, वेयर विल चंद्रयान 3 लैंड ऑन द मून, अरे कहाँ पे लैंड करेगा वो तो नियर द साउथ पोल है ना, नियर द साउथ पोल है ना। ये एक नंबर तो वैसे ही मिल गया तुम्हें, इतना ये अभी न्यूज में था, एक नंबर तो तुमने वैसे ले लिया यहाँ पे। तो एक एक नंबर जो तुम गैदर कर रहे हो ना उसको गलत आंसर फ्रेम करके हटाना मत। विच बैंक लॉन्चेस द सोशल पे, किस बैंक ने लॉन्च किया है सोशल पे, अ सोशल मीडिया बेस्ड रेमिटेंस सर्विस फॉर एनआरआईज, तो ये है आईसीआईसीआई बैंक। दिस इज द आईसीआईसीआई बैंक, ये बच्चे आंसर था इसका। ओके, बाकी मैं नॉन टेक के ऊपर नहीं चल रहा हूं क्योंकि हमारा पार्ट नहीं है, तो मेरे ख्याल से हम कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ पे क्वेश्चन। कुछ बच रहा है क्या, हाँ ये भी देखो, अब ये भी देखो नॉन टेक का पार्ट, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स। ये क्या हो रहा है देखो, ये जो है यहाँ पे ग्रास, घास को खा गया ग्रास हॉपर, ये टीडा, ये खा गया भाई घास को, और इसको खा गया मेंढक फ्रॉग। ओके, सबसे पहले क्या पिक्चर में है, ग्रास, ग्रास को खा गया यहाँ पे ग्रास हॉपर, इसको खा गया बच्चे फ्रॉग, और फ्रॉग को खा गया यहाँ पे स्नेक, स्नेक को खा गया यहाँ पे ईगल। अरे कर सकते हो ये तो, यस कर लेना इसका आंसर, तो ये तो वेरी करते हैं बच्चे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन थे क्या, आई थिंक सो यही क्वेश्चन थे। ये बच्चे आपके देखो, विच कंट्री कैन बी कंपेयर्ड विद द साइज ऑफ हरियाणा। तो जो बच्चे अब देखो अपने अपनी स्टेट के लिए आपको तो प्रिपरेशन करना ही होता है उनके, आपको ये देखो ये सर्वे के क्वेश्चन भी है कुछ, ये देख लो सर्वे के क्वेश्चन भी, जस्ट सी द सर्वे क्वेश्चन आल्सो। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ए एंड बी मेजर्ड ऑन अ स्लोपिंग ग्राउंड, ये स्लोपिंग ग्राउंड है बच्चे, दिस इज स्लोपिंग ग्राउंड, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना दे दिया आपको, 100 मीटर दे दिया, और ये अलोंग द स्लोप मेजर किया गया। ओके, डिफरेंस इन एलिवेशन ऑफ दिस पॉइंट, मतलब ये जो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का ये जो एलिवेशन डिफरेंस है, हाई डिफरेंस है, 10 मीटर दे दिया। अब ये पूछ रहा है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये कितना है, ब्लैक वाला डॉटेड वाला, ब्लैक वाला डॉटेड वाला। तो बच्चे यहाँ पे ना स्लोप करेक्शन लगा लो आप चाहे। स्लोप करेक्शन क्या होता है, जब भी आप स्लोप के अलोंग मेजर करते हो तो h²/2l एक फॉर्मूला आता है बच्चे, अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला। ये h कितना गिवन है बच्चे, 10 मीटर है, तो 10 × 10 हो गया बच्चे, 2l कितना है बच्चे, 100 है, तो ये कितना हो गया 1/2 0.5 मीटर हो गया, मतलब 100 में से 0.5 डालो 99.5 आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो, आपको कर लिया होगा मेरे ख्याल से। अब देखो ये स्टेटमेंट इतना आसान सा क्वेश्चन डाल दिया, देखो इधर, व्हाट इज ट्रांजिटिंग इन थियोडोलाइट, थियोडोलाइट में ट्रांजिटिंग क्या होता है, व्हाट इज ट्रांजिटिंग इन द थियोडोलाइट। तो बच्चे ट्रांजिटिंग देखो मेरे पास ये थियोडोलाइट है, तो ये जो मेरा आई पीस है इसको मैं ऑब्जेक्टिव बनाता हूँ और ऑब्जेक्टिव को आई पीस बनाता हूँ। तो अगर मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो मेरा यहाँ पे टेलीस्कोप है वो वर्टिकल प्लेन में यहाँ पे रोटेट करता है, वर्टिकल प्लेन में, तो बच्चे यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप इन द वर्टिकल प्लेन थ्रू 180 डिग्री, तो जो टेलीस्कोप 180 डिग्री नहीं घूम पाते वो नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट होते हैं, जो ऑब्सोलीट है आज की डेट में। ठीक है, 93 का है बच्चे सी। 94, इन लेवलिंग
टू डिटरमाइन द आरएल ऑफ अ बीम ऑफ अ बिल्डिंग। तो बच्चे यहाँ पे ना ये बीम है कोई बिल्डिंग का, ओके, दिस इज अ बीम, और यहाँ पे एक स्टाफ लटकाया गया बच्चे, इन्वर्टेड कंडीशन में है क्योंकि यहाँ पे जो रीडिंग है ना ऊपर की तरफ बढ़ती है तो इन्वर्टेड स्टाफ होता है, और इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग हमेशा नेगेटिव साइन के साथ रिपोर्ट की जाती है। और यहाँ पे कोई मेरा लेवल इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है बच्चे, और जहाँ पे ये लेवल इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है और इसके बाजू में जो बच्चे बेंच मार्क है, यहाँ पे जो रीडिंग मेजर किया बेंच मार्क के ऊपर 1.505, बच्चे जिस भी पॉइंट का आरएल तुम्हें बताया अगर तुम वहां पे रीडिंग नोट करो तो हमेशा वो रीडिंग प्लस में लिखी जाती है, वो बैक साइड होती है, ये ध्यान रखना। और इस पॉइंट का आपको आरएल कितना गिवन है, ये देखो 50.505 है, तो इसमें बच्चे आप 1.505 जोड़ दो और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपको मिल जाएगा। तो कितना आ रहा है ये मेरे ख्याल से 52.010 होगा क्या। और यहाँ पे देखो इसने बोला कि रीडिंग ऑन द बीम इज, जब आपने स्टाफ को यहाँ पे रखा इन्वर्टेड सिचुएशन में, इन अ लेवलिंग टू डिटरमाइन द आरएल ऑफ बीम ऑफ अ बिल्डिंग, इन्वर्टेड स्टाफ हेल्ड बाय टचिंग द बॉटम ऑफ द लेवलिंग स्टाफ ऑफ द बीम। ये जो लेवलिंग स्टाफ है ये बीम के बॉटम को टच कर रहा है, और ये रीडिंग कितना मिला है आपको, सॉरी ये रीडिंग कितना मिला है आपको स्टाफ के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे 0 होगा और इस तरफ रीडिंग बढ़ रही होगी ऊपर की तरफ, ये रीडिंग आपको मिला है 1.040 मीटर। तो बच्चे ये 52.010 में 1.040 जोड़ दो तो ये 53.050 आंसर हो जाएगा, है कहीं? यस, ऑप्शन बी इज द आंसर। समझ गए बात को, आंसर बी है इसका, बिल्कुल सिंपल सा। अब देखो बैलेंसिंग बैक साइड फोर साइड पूछ रहा है बच्चे, तो ये क्या होता है, ये जब हम एक पॉइंट से दोनों रीडिंग नोट कर रहे होते हैं, बैक साइड भी हम लेते हैं और फोर साइड भी हम लेते हैं बेसिकली, राइट। तो ये मेरा बैलेंसिंग बैक साइड फोर साइड होता है, राइट। तो ये बच्चे हमारे पास क्वेश्चन थे, मेरे ख्याल से ये लास्ट आप पीडीएफ एंड है। तो आई होप आपने देखा होगा बच्चे किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिली है ना असिस्टेंट इंजीनियर बनने की, तो उसको अपने हाथों से मत जाने दो। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आपने बच्चे बहुत अच्छी तैयारी करी है, आप बहुत ज्यादा समय दे रहे हो और आपको पता है कि आप किन किन परिस्थितियों से यहाँ पे प्रेपरेशन करते हो, राइट, और आपके क्या सर्कमस्टांसेस होती हैं, तो आप पेपर के अंदर कोशिश करो कि खुद को शांत रखो और पेपर में जाने से पहले आप जरूर यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। एमसीक्यू एमसीक्यू एमसीक्यू, जितने एमसीक्यू उतने ही बेहतर, जितने एमसीक्यू उतने बेहतर। और पेपर से जाने से पहले बच्चे एक बार जरूर आपका यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। हरियाणा जीके में 10 क्वेश्चन करेक्ट, अच्छी बात है बच्चे, अच्छी बात है। सर्जिंग डिप्लोमेट की 55, ये भी अच्छी बात है। अभी देखते हैं कितनों को कॉल आता है, अभी देखते हैं। सो ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट सेशन हम जल्दी करेंगे बच्चे। अभी हमारा हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का भी पेपर होने वाला है, तो हम उसके भी एनालिसिस के साथ आएंगे। आई होप आपकी प्रेपरेशन सही होगी। अभी जेके पीएससी का भी एग्जाम है रिसेंटली, तो बच्चे अब नेक्स्ट हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में जब एग्जाम होगा। तो टिल देन बाय, ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत। चलिए।